आप लोगों का स्वागत है राजनीति और रणनीति के एक नए एपिसोड में। आज हम विश्लेषण करेंगे, कारणों को जानने की कोशिश करेंगे कि बंगाल में बीजेपी क्यों हार गई असेंबली इलेक्शन में। कुछ मोटी मोटी बातों का विश्लेषण करेंगे, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा कैंपेन था बीजेपी का, और बीजेपी का ये मानना था कि बंगाल चुनाव वो हर हालत में जीतेगी। बंगाल में बहुत कुछ दांव पे लगा हुआ था बीजेपी का, लेकिन आखिरी में वो सफल नहीं हो पाई। बीजेपी ने साम दाम दंड भेद सब लगाया, लेकिन आखिरी में सफल नहीं हो पाई। तो ये जानने वाली बात होगी, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि भाई ऐसा क्या किया बीजेपी ने, कहाँ गलती हो गई मोदी जी से, कहाँ गलती हो गई मोदी जी के लेफ्टिनेंट या सेकंड इन रैंक जो उनके चाणक्य कहे जाते हैं। पूरे हिंदुस्तान में लोग कहते हैं कि वो उनके चाणक्य हैं, वो विफल हो गए। ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी बनाई जो सक्सेसफुल नहीं हुई और क्यों नहीं हुई। हम हमारे हिसाब से उनका विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि हम 16 आने खरे ना उतरे सबकी कसौटी पे, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमें याद है कि जिस समय चुनाव हो रहा था बंगाल का, उस समय हम बंगाल में ही थे, कलकत्ता में टू बी एग्जैक्ट। जब तीसरे चरण का चुनाव चल रहा था हमारे ख्याल से, तब तक हम बंगाल में ही थे। जिस दिन ममता दीदी की टांग टूट गई थी उस दिन हम बंगाल में ही थे। तो वो सुअवसर हमें प्राप्त हुआ। वो दूसरा समय है जिस समय हम चुनाव के समय में बंगाल में रहे। एक समय आया था, हमें याद है, सन 1998-99 की बात है। कौन सा चुनाव था याद नहीं है। उस समय हम बंगाल में पढ़ाई किया करते थे। उसके बाद ये दूसरा समय है जिस समय चुनाव के वक्त हम बंगाल में रहे हैं। बेसिकली बंगाल में हमें त्योहारों के समय में, चुनाव के समय में रहना पसंद नहीं आता है। बंगाल का भीड़ हमें राह से नहीं आती है, तो हम ज़्यादातर अवॉइड ही करते हैं। लेकिन कुछ ऐसी मजबूरियां हो जाती हैं जिस समय आपको बंगाल में रह जाना पड़ जाता है कुछ कारणों से। तो ऐसा ही ये दो समय था। तो बंगाल में चुनाव बहुत हिंसक होते हैं, कर्फ्यू जैसा माहौल होता है, काफ़ी बुरा हाल होता है। इस समय तो काफ़ी बेहतर हो गया। हम 98-99 से लेकर आज मतलब 20-22 साल बाद की बात बता रहे, तो काफ़ी सुधरा है वैसे बंगाल। नहीं तो हमारा ये मानना था कि बंगाल तो बिहार के लालू प्रसाद यादव के बिहार से और ज़्यादा ख़राब है। बात सिर्फ मुद्दा ये था कि वहाँ की खबरें बाहर आ जाती थी बिहार की, और बंगाल की खबरें बाहर आती नहीं थी। तो ऐसा नहीं है कि मतलब जो गवर्नर ने बताया बंगाल के बारे में, जो अभी हमारे उपराष्ट्रपति महामहिम हैं, तो उन्होंने जो बात बोली थी बंगाल के बारे में, ममता दीदी के बारे में, वो गलत नहीं कही थी। बंगाल एक अलग तरीके से कार्य करता है, मतलब वहाँ की जो सिस्टम है, कार्य प्रणाली है, वो एक अलग ढर्रे पे चलती है। वो वैसा नहीं चलता है जैसे हम लोग बाकी हिंदुस्तान में देखते हैं। हम मध्य प्रदेश से हैं, तो यहाँ कुछ उनकी कार्यशैली एकदम अलग है। बाकी जगहों का हम बता नहीं सकते। हम दिल्ली में रहें, मुंबई में रहें, लेकिन बंगाल एक अलग जगह है। यहाँ के कार्यशैली से वहाँ के कार्यशैली भिन्न है, और कल्चर वाइज सारे तरीके, खाना पीना सब कुछ, रहन सहन अलग है। वहाँ के लोगों की सोच भी अलग है। तो इसलिए जब विश्लेषण किया जाता है, हमारा ये मानना है कि पूरे भारत को अगर आप लेते हैं तो उसमें अगर कोई फार्मूला लगता है, वो फार्मूला बंगाल में नहीं लगता है। क्योंकि जनमानस जो होता है, उनकी जो सोच विचारधारा है, वो एकदम अलग तरीके के पुरस्कृत है। वहाँ के लोगों का जो विचारधारा है वो अलग है। हम सबसे बड़ा उदाहरण ये देंगे कि हमारे ख्याल से, हम किसी को छोटा या बड़ा नहीं आंक रहे हैं, हो सकता है हम गलत हो, लेकिन फिर भी हमारा ये मानना है कि पूरा हिंदुस्तान, पता नहीं वो कम्युनिस्ट को कैसे देखते हैं, लेकिन बंगाल में कम्युनिस्ट राज चला रहा 27 साल, लेकिन उन लोग कम्युनिस्ट नहीं कहते खुद को। उन लोग मार्क्सिस्ट टाइप का बात करते हैं। जो कार्ल मार्क्स थे, जो जनक थे मार्क्सिज्म के, वो बंगाल का हर बच्चा हमारे ख्याल से जो पढ़ा लिखा है, शिक्षित वर्ग है, उसने कार्ल मार्क्स की किताब पढ़ी होगी, है ना। लेकिन बंगाल छोड़ बाकी भारत में हमारे ख्याल से किसी ने कार्ल मार्क्स को पढ़ा नहीं है। तो वो एक बहुत बड़ी
बात आ जाती है कि बनस्पटल में वो चीज़ ही नहीं है। जब पूरे बाकी हिंदुस्तान जब बात करता है तो उसको पता ही नहीं है कि भाई कार्ल मार्क्स, पता है कि हाँ कोई बुद्धिजीवी थे, उससे ज़्यादा कोई ज़्यादा नहीं जानते। तो वो एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। फिर वही, जब तक आप मार्क्सिज्म नहीं समझोगे आप बंगाल को नहीं समझ सकते। एम.एन. रॉय वो लाए, सब कुछ पढ़े लिखे थे, उन लोगों ने उसकी खेती की। हम अपने तरीके से ही समझाते। नक्सलवाड़ी से शुरुआत हुई, रेवोल्यूशन शुरू हुआ, कम्युनिस्ट के 2 धड़े बने, एक ने एक को मारा, फिर एक सत्ता में आया, उसने 27 साल सत्ता चलाया, उनको हटाया गया। तो ममता दीदी ने अपने तरीके से हटाया, लेकिन वो कम्युनिस्टों का ही एक दूसरा रूप है। तृणमूल कोई अलग चीज़ नहीं है, वो उससे भी और उसका खराब रूप हो गया। अच्छाई की तरफ इन लोग नहीं जा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर एकदम चरमराया हुआ है। हम रहे हैं, रहते हैं, जाते हैं, घूमते हैं, हमारे सारे रिश्तेदार वहीं से हैं। तो ऐसा नहीं है कि बंगाल से हम अछूते हैं। हम हमेशा कहते हैं कोलकाता इज़ माई सेकेंड होम। नहीं, जबलपुर हमारा पहला घर है। हमें खुशी महसूस होती है बोलने में कि हम जबलपुर के हैं। यही हमारी मातृभूमि है, उसमें कोई दो राय नहीं है। पूरा हिंदुस्तान हमारी धरती है, उसमें कोई बुराई नहीं। कोई जगह को हम अच्छा या बुरा नहीं कहते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट हम यहाँ जन्म लिए हैं तो हम इसी को प्रेफरेंस देते हैं। खैर वो बात छोड़िए। तो मुद्दा आता है बंगाल के चुनाव बीजेपी क्यों हार गई। बीजेपी हार नहीं रही थी। बीजेपी ने जो स्ट्रेटजी लगाई थी वो बिल्कुल सही थी। ऐसा नहीं है कि बंगाल का जो इंसान है, जो हिंदू है, वो हिंदू नहीं है। बहुत लोगों के मन में ये सवाल आता होगा, खासकर जो बंगाल में नहीं रहा है, नहीं गया, कि भाई वहाँ के हिंदू कैसे हिंदू हैं। देखिए, सिर्फ बीजेपी को हिंदुत्व का झंडा लेके नहीं चल रही है। या आप लोग सोचोगे कि आप इस तरीके से भगवाधारी हो तो बाकी लोग भगवाधारी होंगे, नहीं। वो काली के उपासक हैं तो भी वो हिंदू हैं। वो मछली मटन अंडा खाते हैं तो भी वो हिंदू हैं। ये बाकी लोगों को भी समझना होगा, और मोदी जी को भी और अमित शाह जी को भी समझना होगा। क्योंकि हमें याद है कि हम देखे कि कुछ लोगों को उन लोग मतलब एक तरह से बीजेपी में ला रहे थे फोर्स में, तो वो झंडा पकड़वा रहे थे। जैसे नहीं होता कि आप कसम खाएं इस झंडे का, इस दिए का, इस मोमबत्ती का। तो वो बहुत हास्यपद टाइप का चीज़ का लग रहा था हमें, कि भाई लग रहा था जैसे ढोर बछेरू हाँक के ले आते हैं शाम को, जब चरवाहा उसको हाँक के लाता है, तो उस टाइप का लग रहा था। तो वहाँ पे बीजेपी स्टैंड कहाँ करती। आपने सब तृणमूल से ढोर बछेरू हाँके अपने उसमें ले आए बाड़े में, कितने दिन उनको रख पाओगे। पहली बात तो ये, हम तो बोले थे कि भाई देखना चुनाव ख़त्म होते होते ये सब हाँक के वापस ममता दीदी ले जाएंगे, एक भी नहीं बचेगा। सबसे बड़ी बात है कि इनको वापस वहीं रहना है। भाई चुनाव भले जीत जाते तो भी उनको रहना वहीं था बंगाल में। भाई वो बंगाल छोड़ के कहाँ जाएंगे, वो तो उनका घर है ना। मोदी जी दिल्ली से आए, अमित शाह जी दिल्ली से आए, कैंपिंग किया 200 दिन, और बंगाल का चुनाव जीत जाते और चले जाते। रहना तो बाकी लोगों को वहीं है ना, बीवी बच्चे सब वहीं हैं उनके। पहली बात, जीत भी जाते तो वहीं रहना था, दिल्ली में नहीं रह सकते थे। आपने एक चीज़ सोचा नहीं कि लॉ एंड ऑर्डर आप अपने पूरे हाथ में नहीं ले पाए। पहली बात तो लोगों के मन में डर रह गया। आपने झंडा पकड़ा दिया कि भाई इसकी पूंछ पकड़ के आप कसम खाओ कि आपके माई बाप हैं। उन्होंने खाया स्टेज में, लेकिन उसको रात को घर भी जाना है, उसी रोड से जाना है। वो रोड कितना सेफ है। ऐसा नहीं है कि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर बंदूक बम लेके लोग हमला नहीं कर देते हैं। वहाँ जो होता है वो आपके खून में बसा देते हैं चीज़ों को, डर को आपके मनस्पटल में डाल दिया जाता है कि भाई आप डरो, आप समझो आपकी पत्नी इसी रोड से जाएगी, आपकी अगर बेटी है तो उसी रोड से जाएगी, और बेटा भी है तो उसी रोड से जाएगा। ऐसा नहीं है कि बेटी की इज़्ज़त को खतरा है या पत्नी की इज़्ज़त को खतरा है, बेटे को भी उतना ही खतरा है।
वो भी उसी रोड से जाएगा, उसको भी ज़िल्लत सहनी पड़ेगी। ये सारे लोगों के ऊपर है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ तृणमूल ही है पश्चिम बंगाल में, बीजेपी है, हमारे रिश्तेदार बीजेपी में है। हम तो सीधा बात करते हैं, हमारे पूरे रिश्तेदार बीजेपी हैं पश्चिम बंगाल में। तो हमारे मामा दादा चाचा सब लोग वही हैं, तो उन लोग बीजेपी करते हैं। तो उनको दिक्कत कहाँ आ रही थी? जब ग्राम पंचायत का चुनाव था, हमारे रिश्तेदार नदिया ज़िले में है, तो उनको दिक्कतें आ रही थी कि जो उनका कैंडिडेट था, कैंडिडेट को ही उठा के ले गए इन लोग, पुलिस उठा के लेके चली गई, बाकी लोग फरार थे। जो जवान लड़के थे वो घर से ही गायब थे, चुनाव के 15 दिन तक वो घर नहीं आए। ग्राम पंचायत के चुनाव की हम बात कर रहे हैं, बाद में आएंगे कि यहाँ तक शहर तक, बाद में आएंगे कलकत्ता तक। तो हम देखे हैं कि उन लोग की क्या कंडीशन थी। पुलिस वाले लोग को बोला गया कि उसको उठा के ले आओ, जिसने पर्चा भरा है बीजेपी की तरफ से ग्राम पंचायत में, उसको कोई ना कोई केस बना के थाने में बिठा दिए। आप कैंपेनिंग ही नहीं कर सकते हो। ये माहौल बनाया गया, पहले से ही बना दी ममता दीदी ने कि भैया ऐसा है। चलो मोदी जी ने बाद में काफ़ी चीज़ें टफ कर दी उनके लिए कि नहीं ऐसा नहीं होगा, इस बार ग्राम पंचायत चुनाव में तो बहुत दिक्कतें आई, इस बार नकेल कसेंगे। तो देखिए, आपने नकेल ठीक ठाक कस लिया था, आपने सारे समीकरण समझ लिए थे कि इतना पैसा पंप करेंगे तो इतने लोग खरीद लेंगे, इनका इतना धड़ा हम तोड़ देंगे। सारे समीकरण राजनीति में ज़रूरी होता है, सबको करना पड़ता है, बाकी कोई बोल नहीं पाता है, हम बोल देते हैं। वो सारे समीकरण आपने लगाए, आपने इसको खरीदा, उसको खरीदा, अपने पार्टी में ले आए, बड़े बड़े लोगों को खरीदने की कोशिश की, ले आए। ममता दीदी को सही खरीद पाए, और उनके बहुत सारे सिपे सलार नहीं बिके, जिनको बिकना था ही नहीं। क्योंकि बहुत लोग समझदार होते हैं, वो सिर्फ मोदी जी के कहे से नहीं चल सकते ना कि मोदी जी ने कहा तो आप बिक जाएंगे, फलाना बिक जाएगा। सबको पता है भैया रहना यही है, मोदी जी उनको हरा सकते हैं, जान से तो नहीं मारेंगे, डेमोक्रेसी है एंड ऑफ द डे। और मोदी जी को तो क्या है कि बहुमत चाहिए और कुछ नहीं। बंगाल वैसे भी मोदी जी के बगैर उतना ही उन्नतिशील है या उतना ही गिरा हुआ है, मोदी के साथ भी वो उतना ही उन्नतिशील और उतना ही गिरा हुआ होगा, क्योंकि वहाँ के जनमानस की आप सोच नहीं बदल सकते हो। वहाँ एक धड़ा है जो ये कहता है कि बंगाल में अगर बीजेपी आती तो क्या होता। बंगाल की जो उपजाऊ ज़मीन है वहाँ इंडस्ट्री डाली जाती, और ये इंडस्ट्री सारे गुजराती मारवाड़ियों का होता। ज़मीन इन लोग चाहे कितना ही कंपनसेशन देते, खरीदते, इंडस्ट्री डालते। एक बंदरगाह है, उसको चाहे हम लोग खिदरपुर डॉक बोले, चाहे कोई और डॉक बोले, या कोई भी जितने सारे बंदरगाह हैं, इनलैंड आउटलैंड जो भी समुद्री या नदी वाला हुगली का जो भी सारे बंदरगाह, और बाकी जितने भी मतलब वो सारे बंदरगाह से इंटरनेशनल शिपिंग होती, माल वहाँ से जाना लाना सब कुछ आसान हो जाता। पोर्ट अच्छा, ऑल वेदर पोर्ट है, रेलवे ठीक ठाक है, ज़मीन अच्छी है, वहाँ के जो शिक्षित वर्ग है ठीक ठाक है, युवा वर्ग है, उसको बहुत ज़्यादा हाईली स्किल करने के लिए ज़्यादा ट्रेनिंग देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो थोड़ा बेहतर बुद्धिजीवी है, थोड़ा अच्छा एजुकेशन सिस्टम उनका ठीक है बाकी एवरेज से अगर देखा जाए। तो वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा है, ज़मीन प्लेन है, वहाँ इंडस्ट्री लगाने में दिक्कत नहीं, पानी की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छी है, 12 महीने आपको बहुत आसानी से पानी मिल जाता है। उसके ऊपर रॉ मटेरियल गेहूँ चावल या कोई भी चीज़ या बाकी चीज़ें भी वहाँ बाजू में झारखंड है तो मिनरल्स भी बहुत एबंडेंट है, सारी चीज़ें। हाँ, तो क्या हुआ, वहाँ पे ज़मीन भी अच्छी है, चीज़ें अच्छी हैं, सारे अवेलेबिलिटीज़ अच्छी हैं, मतलब रॉ मटेरियल भी आप हर जगह से आप बुला सकते हो। तो वो जो रॉ मटेरियल है उसके लिए उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। तो ऐसा है कि चीज़ें तो वैसी हैं ही हैं। तो मोदी जी ने देखा कि हाँ यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए स्कोप है, लेकिन सत्ता परिवर्तन होगा तो ही वो सारी चीज़ें हो सकती हैं। वो उन्होंने गणित लगाया और उनकी उन थ्योरीज़ पे बिजनेसमैन लोग
बीजेपी को पैसा देती कि आप वहाँ से सत्ता हथिया लें, उसके बाद सब अपना है। ये तो एक धड़ा ये मानती है। कहीं ना कहीं हम भी मानते हैं और नहीं भी मानते हैं, मतलब उसका गुड बेटर बेस्ट और वर्स्ट भी हो सकता है। हमारा ये मानना है कि देखिए, अगर बंगाल में कोई गुजराती आके इंडस्ट्री डालेगा, ऑब्वियसली मान लीजिए हम अदानी जी को ही दे देते पूरा बंगाल, इंडस्ट्री लगाए, सारे इंडस्ट्री वो लगाए, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। अदानी जी इंडस्ट्री डालेंगे, वहीं की ज़मीन होगी, वहीं के लोगों को नौकरी मिलेगी, तो वहाँ रोज़गार पैदा होगा, कोई बुरी बात नहीं है उसमें। लेकिन वो आप उसको किस तरीके से समझाते हो या जनमानस के दिमाग में डालते हो, वो इम्पोर्टेंट होता है। कुछ करना बुरी बात नहीं होती है कि करेंगे तो ऐसा होगा। भाई ऐसा तो है नहीं ना कि मान लीजिए अदानी जी ने वहाँ इंडस्ट्री डाला तो पूरा पैसा अदानी जी घर ले जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। वो एक बिज़नेस एक अलग पर्सपेक्टिव होती है, वो लोगों को समझ नहीं आती है, और ये समझाने का काम ये नेता लोगों को करना चाहिए कि नहीं भाई, ये आपके फ़ायदे के लिए आ रहा है। क्या है, बंगाल में पिछले 50 साल से जो थॉट प्रोसेस चल रहा है वो वही चल रहा है कि यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो आप लोगों का क्षति है उसमें। तो थॉट प्रोसेस आप लोगों को बदलना होगा ना। आप सीधा चुनाव में चले जाते हो और सोचते हो कि नहीं बाकी सारा चीज़ ख़राब है बंगाल का, ऐसा प्रचार करोगे तो दिक्कत आ जाएगी। ख़राब बोल के आप प्रचार नहीं कर सकते हो। आपको समझाना होगा कि आप लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा था पिछले 50 साल से। ख़राब नहीं बोल सकते हो, वो समझना होगा बीजेपी को। आप बोले अचानक से कि नहीं भैया हम लोग तो भगवा पकड़ के ही मतलब शपथ ग्रहण करते हैं, वो बोलेंगे हम लोग काली के उपासक है भाई, हम लोग तो भाई ऐसा करते हैं। बोले नहीं नहीं वो गलत है। आप अगर हर चीज़ उनका गलत बता दोगे तो उनके साथ खड़े कैसे होगे, और वो आपके साथ खड़े क्यों होंगे? उनको आपकी ज़रूरत नहीं है, वो नहीं समझ पा रहे हैं कि नहीं उनको एक्चुअली आपकी ज़रूरत है, लेकिन उनके मन में तो वो बात है ना कि आपके बगैर वो ज़्यादा सुखी है। क्योंकि हमने लोगों की पोस्टिंग देखी है कि लोग पोस्ट करते हैं कि अरे यार ये कैसी सोच है यार, हम लोग तो भाई, हमारा मुस्लिम दोस्त भी है, बंगाली लड़के लिखते हैं, हम लोग को ये विचार समझ में नहीं आता है कि उनको बॉयकॉट करना है और क्यों करना है। हम लोग तो हमेशा से साथ रहे हैं। बीजेपी एक अलग ही मानसिकता वाली बात कर रही है, तो उनको समझ नहीं आती है। आप लोग एकदम अलग ही चीज़ बोलते ना कि एक जलवायु होती है वहाँ पे वो पेड़ उगता है, और दूसरी जलवायु होती है वहाँ पे वो पेड़ नहीं उगता है। अब आप कहते हो कि नहीं ये वाला पेड़ यहाँ पे नहीं लगाएंगे, हम ये वाला पेड़ वहाँ लगाएंगे। नारियल के पेड़ बंगाल में होता है, लेकिन नारियल का पेड़ दूसरी जगह नहीं होगा, समुद्री इलाकों में होगा ना। अब आप बोलो नहीं नहीं वो वाला पेड़ जो है वो वहाँ बंगाल में हम लगाने जा रहे हैं, या बंगाल में उनका पेड़ वहाँ लगाने जा रहे हैं, वो ऐसा नहीं हो सकता है। जगह बदलती है, आबोहवा बदलता है, सोच बदलता है, सारी चीज़ें बदलती हैं। ये तो हो गया मोटा माटी मतलब कि ये इंडस्ट्रियलाइजेशन और वो सारी चीज़ें जो है, और साथ में एजुकेशन भी। एजुकेशन में उन्होंने ऐसा कर दिया है कि वो जब कम्युनिस्ट सरकार आई तो उन लोगों ने ही वो चीज़ किया, बॉयकॉट हिंदी। ये ट्रेंड जो चला ये बंगाल में भी चला, लेकिन बॉयकॉट हिंदी के साथ साथ उन लोगों ने एक अच्छा काम ये भी किया कि बॉयकॉट इंग्लिश भी किया। जो सरकारी स्कूलें थी वहाँ पे उन्होंने बॉयकॉट इंग्लिश किया। उसका फ़ायदा क्या मिला? अशिक्षित टाइप के रह गए, मतलब आप अपने स्टेट में ही सिर्फ शिक्षित कहलाओगे। आपको बांग्ला मीडियम में पढ़ाया गया, सरकारी स्कूलों की हम बात कर रहे हैं, ग्रामीण अंचलों में खासकर, यहाँ इंग्लिश मीडियम तो हो ही नहीं सकता है, तो सरकारी स्कूलों में सिर्फ बांग्ला मीडियम में पढ़ाया गया। तो ये बच्चे जो पढ़े, ये मान लीजिए 10वीं तक पढ़े तो बांग्ला मीडियम में बांग्ला लेके पढ़े, हिंदी नहीं आती, अंग्रेज़ी भी नहीं आती, तो ये कॉम्पीट करने के लिए सक्षम नहीं रह गए बाज़ार में, मतलब हिंदुस्तान में। तो इनको बाहर कोई भी नौकरी दिक्कत आने लगी। इन्होंने धीरे धीरे वो फसल को लोकलाइज कर दिया कि ये बाहर के हवा में जिंदा ना रह पाए। वो एक फसल है, आपका युवा वर्ग जो वर्ग है वो फसल है, आप उसकी खेती कर रहे हैं, मतलब उपजा रहे हो, उगा रहे हो। अगर अच्छा खाद पानी दिए होते
तो वो अच्छा पनपता, मजबूत होता। आपने अपने नेक्स्ट पीढ़ी को कमज़ोर पैदा किया। कमज़ोर पैदा करोगे तो क्या होगा, वो आपके ऊपर आश्रित हो जाएगा, मतलब नेताओं के आश्रित हो जाएगा। तो ये कम्युनिस्ट ने किया, बैठ के ज्योति बाबू ने किया। फिर बुद्धदेव बाबू तो कुछ किए नहीं, बुद्धदेव तो मतलब बुद्धा ही थे। उनकी तो एक समय में ज्योति बाबू से भी अनबन चली थी, वो छोड़ दिए थे लगभग पोलित ब्यूरो, फिर बाद में उनको बुलाया गया। लेकिन तब तक जब तक ज्योति बाबू थे अच्छी बात थी। उसके बाद बुद्धदेव भट्टाचार्य उतने सख्त नहीं थे, तो बोलते ना कि सख्त राजा नहीं हो तो दिक्कत होती है। और खासकर बोलना कि हम ज्योति बाबू को औरंगज़ेब जैसा बोल सकते हैं, जो बहुत सक्षम थे, बहुत सख्त थे। तो उनके राज्यकाल में उन्होंने इतनी कड़ाई से राज किया कि वो उसके बाद जो हल्का उत्तराधिकारी है तो वो झेल नहीं पाया, उतनी कड़ाई वो कर नहीं पाए, तो उनके सारे प्रजा बिखर गई। बोलते ना इसलिए राजा जो कड़ा होता है उसके बाद शासन पलट जाता है, टिकता नहीं है। तो आपको बहुत कड़ाई नहीं करनी चाहिए कि आपके बाद ज़रूरी नहीं सबके पास आपके जितना टैलेंट होगा। इसलिए सत्ता परिवर्तन होता है उसके बाद, उनके जाने के बाद किसी के भी। ये इतिहास आपको समझाता है। तो ज्योति बाबू ने जितनी कड़ाई की उतना ही बुद्धदेव बाबू को दिक्कतें आई। और चीज़ें बहुत समय ज़्यादा आप मुट्ठी बांध के रखो ना तो एनर्जी भी ज़्यादा लग जाता है। तो आप बहुत सारे स्टेप्स ऐसे लेते हो कि जिससे आपको शासन चलाने में आसानी हो। तो ये ज्योति बाबू का किया ज़्यादा था। तो ये तो एक पुरानी बात हो गई। तो वो मनस्पटल में रह जाता है। जब बीजेपी कोई स्ट्रैटेजी बना रही थी तो उसने वो स्ट्रैटेजी को भी बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, और उतने जल्दी में थे उन लोग की। कुछ समय कुछ था नहीं बंगाल में बीजेपी बोल के। बीजेपी पहले भी थोड़े बहुत एक जीते था, कोई हावड़ा से एक जीते थे और हमारे ही नाम के थे। तो उसके बाद बाकी टिकट्स को चाह नहीं रही थी। हावड़ा का कारण ये है कि हावड़ा से जीत जाने का कारण, बहुत बड़ा कारण है कि वहाँ पे यूपी बिहारी बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे हिंदी बेल्ट वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं, टैक्सी ड्राइवर वाले, खोंचे वाले, कुली, लेबर वर्ग जो है वो पुराने समय से ही हावड़ा के इर्द गिर्द फैक्ट्रियाँ वो सब रहे, वहाँ काम करने आते थे। बंगाल मतलब पश्चिम बंगाल में खासकर कलकत्ता और हुगली के आसपास जो फैक्ट्रियाँ थी, जूट मिल सब कुछ था, वहाँ बंगाली बहुत कम है और बिहारी बहुत ज़्यादा है, या यूपी वाले ज़्यादा हैं। तो इन लोग का एक साइजेबल पॉपुलेशन है जिन्होंने वो चुनाव उनको जितवाया था। पहला टिकट जो मिला था, जीते थे बीजेपी वाले, वो वहाँ हावड़ा से जीतते हैं इसीलिए क्योंकि वो हिंदी बेल्ट था। तो वहाँ उन लोग को घुसपैठ करने में, सेंधमारी में आसानी हुई। तो समझना होगा कि आप लोगों ने कहाँ से शुरुआत की थी और क्यों की थी। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात हो जाती है फैक्टराइजेशन की। वहाँ पे वो जो वर्ग है वो कैसा वर्ग है, किस पे आप जीतते हो। मैंने वो कृषक नहीं है, ये नहीं बोल रहा कि बंगाल के बाहर के आदमी बहुत सोफिस्टिकेटेड है, नहीं। वहाँ पे निचले तबके के लोग बहुत ज़्यादा हैं। हम किसी को ख़राब नहीं बता रहे कि नहीं वो वहाँ पे ऐसे हैं तो वो ख़राब है, ऐसा नहीं। हिंदी बेल्ट वाले, बिहारी या यूपी वाले कोई ख़राब नहीं। बंगाल के बाकी लोगों से भी उनकी लिविंग स्टैंडर्ड भी बराबर है या किसी अच्छी भी है। ये कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा है, कारण बताया जा रहा है कि वो पहले कैसे घुसे या कैसे जीते। तो नहीं, स्पष्टीकरण कभी कभार ज़रूरी हो जाता, नहीं तो लोग लेबल करने लगेंगे, नहीं आप मतलब उनको बिहारी बोल रहे हो और उनको यूपी वाले बोल रहे हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो मन अस्पताल में ख़राब बातें नहीं रखनी चाहिए। वैसे किसी को नेगेटिविटी से नहीं देखना चाहिए। कोई छोटा या कोई बड़ा नहीं होता, हम लोग पूरे देश के नागरिक हैं, सब बराबर है, ये हमारा मानना है। चैनल चालू करने का मतलब ये नहीं कि किसी को हम नीचा दिखा रहे हैं, क्योंकि हमारे सारे मित्र ही बिहारी हैं, तो उनके साथ ही हम उठना बैठना होता है। हमारा बंगाली मित्र हमारे नहीं हैं, शुरू से ही नहीं रहे। 3 साल कलकत्ता में पढ़ाई की तो बंगाली मित्र नहीं बने। जितने बिहारी थे वही मित्र थे हमारे, जो हमारे साथ पढ़ते थे। बंगाली भी थे, बिहारी भी थे, तो बिहारी मित्र बने हमारे। तो ऐसा होता है, वो हम कहते हैं हमारे भाग्य में हम लिखवा के लाए। तो मुद्दे पे आते हैं तो वो वहाँ से जीत आती है। फिर दूसरी बात आती है कि आपने वो नफ्स भी नहीं समझा, पहली बात तो, और आपने सारे जो प्रोसीजर फॉलो किए वो गलत कर रहे हैं। वो सारी चीज़ें चलो ठीक है आपने लगाया, और जब ज़्यादा पैसा लगाया जाता है, जो बाकी सब ने भी कभी कभार किया है, पैसे से वोट खरीदा ही जाता है। लेकिन पैसे से वोट पूरा नहीं खरीद सकते हो आप। क्यों नहीं खरीद सकते हो? क्योंकि नहीं खरीद सकते हो। वो वही हुआ बंगाल में। बीजेपी ने सोचा कि हम इतना साइजेबल पॉपुलेशन खरीद लेंगे या उनको कन्विंस कर लेंगे, जो भी चीज़ें, सारी चीज़ें उन्होंने किया।
इलेक्शन कमीशन भी उनके हाथ में था। उन्होंने ममता दीदी को लास्ट में कैंपेनिंग से भी हटा दिया, बिठाल दिया। वो भी उनके फेवर में नहीं गया, बीजेपी के अगेंस्ट गया, ममता दीदी के फेवर में गया। ममता दीदी टांग तोड़वा के नहीं बोली चुनाव नहीं जीती, वो सोची कि मैं टांग तोड़वा लूँगी तो मैं जीतूँगी। ममता दीदी ने भी ये गलत कैलकुलेशन किया। हमारा मानना है कि ममता दीदी ने स्वयं से चुनाव नहीं जीता, उनको मोदी जी ने जितवाया। लोग हंसेंगे कि क्या बात कर रहे हैं। बिल्कुल, हम उस समय जब ममता दीदी ने अपने पैर तोड़वा लिया, बंगाल में थे, हमने न्यूज़ देखा टीवी में, शाम का वक्त था कि ऐसा ऐसा हुआ है। भैया के घर में बैठे थे, देखा हमने, टीवी में बार बार आ रहा था, वीडियो हमने देखा। तो हमें बताया ना, जैसे हम लोग बीजेपी वाले हैं तो हम लोग का तो उतना संवेदना नहीं रहता। हम लोग बोले अच्छा ममता दीदी चीटिंग कर रही है। हमारे छोटे भाई भैया ने बोला कि ये चीटिंग कर रही हैं, कौन उनको उनके टांग को तोड़ने जाएगा, वो पैर खुद ही दे दी है। देखा वीडियो देखा, हंसा में कि उन्होंने पैर जान के तोड़वाया, कि उनको लगा वो हार रही हैं, तो एक दाव खेला उन्होंने, टांग तोड़वा लोगे सिंपैथी में जो जीत जाओगे। उनको भी नहीं समझ में आ रहा था, इतनी खतरनाक स्थिति हो गई थी बंगाल की कि समझ में नहीं आ रहा था कौन कहाँ जा रहा है। हम भी बहुत अच्छा विश्लेषण करते हैं, हमारा भी आंकड़ा नहीं ठीक बैठ रहा था, गणित नहीं बैठा पा रहे थे। हम ज्योतिषी भी हैं, पॉलिटिकल एनालिसिस भी अच्छा करते हैं, लेकिन वो हमारा भी विफल हो रहा था। हम बोले यार ऐसा तो हमारे साथ भी नहीं होता है कि हम गणना करें और वो नंबर कितना आना है बहुमत का, वो नहीं समझ में आ रहा था। और मोदी जी ने बड़ी गलती की कि वो सोचे कि हम यहाँ से मारना शुरू करेंगे, धीरे धीरे मारते मारते ले जाएंगे और जीत जाएंगे। वो बहुत बड़ी, इतना लंबा समय जब आप कोई जंग के लिए रखते हो तो आपके पास हारने के चांसेस भी उतने ही हो जाते हैं जितने, बोले नो लॉस नो प्रॉफिट, मोर लॉस मोर प्रॉफिट, सॉरी नो रिस्क नो प्रॉफिट, हाई रिस्क हाई प्रॉफिट। तो मोदी जी ने भी वही बनिया वाला दिमाग लगाया है तो मोदी ही, तो उन्होंने बोला हाई रिस्क हाई प्रॉफिट वाला गेम खेलेंगे, और वहीं वो चूक गए। और ऊपर से दूसरी चूक भी हुई, मोदी जी का बड़बोलापन इस बार मोदी जी को खा गया। मोदी जी सब कुछ अच्छा कर रहे थे, वो पूरे ज़िंदगी अच्छा करेंगे। मोदी जी राहुल गांधी जी को पप्पू बुलाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम भी बुलाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती, मेल टू मेल होता है। हमने राहुल गांधी जी पे दूसरा वीडियो बनाया, उस पर हमने उनके बारे में गंदी टिप्पणी कर दी है, हमें याद है कि हमने की है। तो लेकिन वो चल जाता है, हम एक मेल हैं, वो भी एक मेल है, हम कर सकते हैं उनके ऊपर छिटाकशी। हमने महुआ मोइत्रा जी पे भी बनाया, लेकिन हमने उनके ऊपर वैसा छिटाकशी नहीं की। वो हम ध्यान रखते हैं कि हम वैसे ही काम नहीं करें। मोदी जी ने वहीं आके गलती की। मोदी जी जब मजाक उड़ाते हैं लोगों का, तो मोदी जी भूल जाते हैं कि वो प्लेटफॉर्म में खड़े होकर कितना मजाक कर रहे हैं। ऐसे तो वो गंभीर टाइप के ही इंसान हैं, लेकिन बंगाल में जाके उन्होंने ममता दीदी के बारे में 4 कसीदे पढ़ ही लिए, 2 दोहा 4 चौपाई पढ़ दिया। जब आपके जैसे लेवल का आदमी किसी के लिए 2 दोहा 4 चौपाई पढ़ता है तो उसका असर बुरा होता ही है, क्योंकि ये आपके लेवल के इंसान को शोभा नहीं देता। फिर लोगों को समझ में आ जाता है कि आप किस लेवल के, फिर महुआ मोइत्रा जैसे बात करती हैं कि उनका लेवल दिखता है, फिर बुरा लगता है। बुरा तो लगा जब मोदी जी ने वो बात की और वो मीडिया में आने लगी कि ममता दीदी के बारे में ये बोला, तब उसके बाद क्या हुआ, जनमानस का आक्रोश शुरू हुआ। 3 फेसेस जो शुरुआत के थे, मोदी जी जीत रहे थे बाकायदा, लेकिन उसके बाद उन्होंने स्टेटमेंट दिया, और उसके बाद जो वो लगभग बराबरी पे ही था, मैंने 19-20 था। उसके बाद लास्ट के जो आखिरी चरण थे उनमें वो जीतते तो जीत जाते, और वो मेन सीट्स थे जहाँ ज़्यादा सीट्स थे। तो मोदी जी को लगा हम धीरे धीरे पहाड़ चढ़ेंगे, कैलकुलेटेड रिस्क लिए थे, धीरे धीरे पहाड़ चढ़ जाएंगे, एकदम से जोर नहीं लगाएंगे। तो वो उनका स्ट्रैटेजी कहीं गलत नहीं था, चाणक्य नीति अमित शाह की भी सही निकल रही थी, कैलकुलेशन के हिसाब से चल रहे थे। उन्होंने जब बोला तो मोदी जी जो हमेशा करते हैं कि वो एडवांटेज मिलता है उनको, हमेशा बोलते हैं जब किसी का छिटाकशी करते हैं तो ममता दीदी का जब उन्होंने छिटाकशी की तो पब्लिक ने उसको अच्छा नहीं लिया। पब्लिक ने बोलने नहीं गए, कोई मोदी जी को जाके बताएंगे थोड़ा ना कि मोदी जी देखो आपने ये स्टेटमेंट दिया था और इससे हमें बुरा लगा। बोले जब औरतों ने फिर वही बोला कि जब वो एक औरत की इज्जत नहीं कर पा रहे हैं तो कैसे प्रधानमंत्री है।
ऐसे लोगों को हम क्यों वोट देंगे? बाकी सब चीज़ तो अच्छी बात है, चलो भैया आपने हमारे मछली खाने पे बोला, कोई दिक्कत नहीं, आप नहीं खाते हम खाते हैं, उसमें बहुत आदमी नहीं चढ़ता है। लेकिन कुछ ऐसे डिरोगेटरी शब्दों का इस्तेमाल या चयन कर लो एक महिला के लिए, वो शोभनीय नहीं होता है। वहाँ से चीज़ें पलट गई और चीज़ें उसके बाद नीचे जाने लगी ग्राफ। तो वो समझना सबको पड़ेगा कि भाई आप लोग कहाँ खड़े होके किसको बोल रहे हो। ममता दीदी कुछ भी कर सकती हैं। हमारे देश के संविधान में, कानून में, सब जगह इतनी छूट हो गई है कि औरतों को ज़्यादा एडवांटेज हो गया है। उसके चलते औरतों को सोच के चलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सोच के बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। संविधान ने इतना उसको अधिकार दे दिया है कि भाई गेहूं के साथ कौन पिसेगा। कुछ औरतें तो पिसती थी, इसलिए वो कानून बना, उनको बचाने के लिए स्पेशल राइट्स दिए गए। अब जो औरत पिसती भी नहीं है, वो मर्द से दबना नहीं चाहती है या उसके बराबर भी नहीं रहना चाहती, उसके ऊपर ही रहना चाहती है, उससे सुनना ही नहीं चाहती, तो वो जाके उसी कानून का इस्तेमाल करके उसको फंसा देती है और उससे आज़ादी ले लेती है। भाई उसको आज़ादी चाहिए किसी कीमत में, तो वो वाली हालत हो गई। तो आपको समझना होगा कि भैया आप एक पॉलिटिकल पार्टी चलाते हो, मोहल्ले की परचून की दुकान नहीं है। आप बहुत ज़्यादा पैसा लेते हो, लगाते हो, जुआ खेलते हो, एक तरह से तो जुआ नहीं खेलते हो, आप इन्वेस्टमेंट करते हो बिजनेस से। पॉलिटिकल पार्टीज आर बिजनेस हाउसेस। ये लोगों को समझना होगा कि बिजनेस और राजनीति दो अलग चीज़ें नहीं रह गई हैं, वो एक दूसरे के अभिन्न अंग हो गए। तो मोदी जी वहाँ गलती कर गए। ये बताने का कारण, ये वाला वीडियो बनाने का कारण ही ये है कि समझे बीजेपी वाले कि भाई आप लोगों ने क्या गलती की है। अगर लोग, जब तक अगला 2024 का चुनाव आ रहा है, तब तक लोगों ने ये वीडियो हमारा देखा तो अच्छी बात होगी, और सुधार लाए तो अच्छी बात होगी। ऐसा नहीं है, वहाँ बहुत लोग तंग हैं। ममता दीदी जो काम कर रही हैं, आलिया यूनिवर्सिटी खोल रही हैं, अच्छी बात है। आपने एक बेटी गोद लिया है, उसके नाम पे एक यूनिवर्सिटी खोल दिया है। खोलें, एक नहीं 4 खोलें, 4 आलिया गोद लें और 4 यूनिवर्सिटी खोलें। आपने इतने सालों में कुछ नहीं बनाया एक आलिया यूनिवर्सिटी के अलावा। ये विश्व बंगला बनाया है, देख के आए, अच्छा अंदर नहीं जा पाए। एक तो क्या है, प्याज लहसुन मच्छी मटन अंडा कुछ नहीं खाते, विश्व बंगला जाके खाएंगे क्या? दिक्कत ये भी हो जाती है हमारे लिए। देखा, दूर से ऊपर से देखा, अच्छा लगा, अच्छा बना है। हैंगिंग रेस्टोरेंट है, रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट है, न्यू टाउन में, बहुत अच्छा है। ममता दीदी ने बहुत अच्छा बनाया, डेवलपमेंट अच्छी है, रेलवे मेट्रो सब कुछ अच्छा है बंगाल का, कलकत्ता का, उसकी हम बुराई नहीं करेंगे। लेकिन उसके अलावा उन्होंने एजुकेशन पे बहुत कुछ नहीं किया है। वो भी वो समझ रही हैं कि भैया ये करेंगे तो ये युवा वर्ग पढ़ जाएगा, लिख जाएगा, फिर ये घंटा हमें नहीं पूछेगा। तो मोदी जी इस तरफ ध्यान दें। किसी को तोड़ना हो तो कमर के नीचे मारना चाहिए। ये महाभारत में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा था, नहीं भीम को कहा था, सॉरी। तो ये क्या होता है, नहीं अर्जुन को वो बताया था, कमर के नीचे नहीं, अर्जुन को बताया था कि जब आदमी निहत्था हो तभी बाण चलाना चाहिए, वो जब कर्ण को मारते हैं। और भीम को बताया था कि कमर के नीचे मारना चाहिए। तो एक नियम होता है, डोंट हिट बिलो द बेल्ट, बॉक्सिंग में भी होता है। तो भगवान कृष्ण ने ही सिखाया है ये दोनों, ये सारे नियम, साम दाम दंड भेद चाणक्य नीति। तो आपको वही करना होगा, आपको तो जीतना है मोदी जी। बंगाल जो है वो आपके लिए आखिरी कॉरिडोर है जहाँ आप जीत नहीं पाए हो, मुश्किल होगा अगले बार भी जीतना। तो आपको क्या करना है, यू हैव टू हिट बिलो द बेल्ट। तो राजनीति में कोई बिलो द बेल्ट नहीं होता। लोग सोचेंगे कि हम मारा मारी सिखा रहे हैं, बिल्कुल नहीं सिखा रहे। हिंसक होकर तो आप चुनाव जीत ही नहीं सकते हो, अहिंसावादी होकर ही चुनाव जीता जाता है, बुद्धि से जीती जाती है चुनाव। ममता दीदी अगर स्ट्रैटेजी लगा रही हैं तो आप भी स्ट्रैटेजी लगाएं। मोदी जी आपके पास पूरा सेंटर है, पूरा सेंटर का पैसा है। आप बंगाल में जितने ज़िले हैं, हर ज़िले में एक एक बड़ा बड़ा कॉलेज खोल दें, 10-10 स्कूलें खोल दें, बंटाधार ऐसे ही हो जाएगा उनके सिस्टम का। इतने स्कूल कॉलेजेस खोल दें कि ममता दीदी कुछ ना कर पाए।
हर ज़िले में एक अस्पताल नया खोल दें। आपके पास फंडिंग है, जितना पैसा आप चुनाव में लगाएंगे उससे ज़्यादा एंटी कैंपेनिंग में लगाएं। सरकारी पैसा सरकारी चीज़ों में लगाएं कि सेंटर वहाँ पे दे रहा है। ममता दीदी के मांगने से ना दें आप, क्योंकि वो मांगेंगी नहीं, आप दे नहीं पाओगे। वो कभी मांगेंगे ही नहीं यूनिवर्सिटी बनाने के लिए या स्कूल कॉलेजेस बनाने के लिए फंड मांगेंगी ही नहीं, उनको भी पता है। आप बना दें, 4 लेन सड़कें 4 जगह से जोड़ दें, इधर से भी जोड़ दें उधर से भी जोड़ दें, हर तरफ से कनेक्टिविटी कर दे। बंगाल लंबाई कितना है, बना दे 4 लेन हाईवे दार्जिलिंग से लेकर बर्धमान तक। फिर देखें, गडकरी साहब बहुत न्यूट्रल आदमी, उनको भेज दिया, वैसा आदमी जाएगा तो कर लेंगे। जगदीप धनखड़ जैसे इंसान को आपने भेजा था, हम उनका नाम नहीं लेना चाह रहे थे कि वो जैसे इंसान है वो आरएसएस कैडर वाले लोग हैं। वैसे तो गडकरी जी भी आरएसएस के ही हैं, लेकिन दोनों की तासीर अलग है। वो वैसे लोग वहाँ नहीं टिक पाते हैं भाई, स्टॉलवर्ट आदमी लोग नहीं लड़ पाते। मीठा आदमी ही जो बोल सकता है वो ममता दीदी से लड़ सकता है। उनसे आप सीधे सीधे बहस करोगे तो वो आपको नहीं खड़े होने देंगे, वो बहस करेंगी। और उनकी जो आदत है, वो साड़ी उठा के कालीघाट से है, वो वहाँ निचले इलाके में पानी भरता है बरसात में, वो साड़ी उठा के लड़ने चली जाती कि क्या पानी क्यों भरा है। तो उनके बराबरी आप लोग नहीं कर सकते हो मोदी जी। हमने ममता दीदी को देखा है, क्योंकि हम बेहाला में रहते थे, पढ़ाई जब करते थे, वो कालीघाट वहीं से आना जाना हम लोग होता, तो वो एरिया में हमने बरसातों में देखा है कि कैसी कंडीशन है। वहीं से वो उठी पली बड़ी है वहीं पे, उनको शर्म नहीं आती है। घुटनों तक पानी है बंगाल में, कलकत्ता में डूब रहा है, वो दौड़ रही है। मोदी जी कितने बार घुटने भर पानी में गए। ममता दीदी को लोगों ने देखा है, उनके हर चीज़ बुराई करेंगे हम, नहीं होता है। ये पूरा बंगाल उनके सिर्फ बुराई ही करे 24 घंटा, नहीं होता है। उन लोग चुन के ला रहे हैं उनको, बाकी लोग वोट दे रहे हैं, सब लोग बंदूक के दम पे नहीं दे रहे कि सबके कनपटे में बंदूक नहीं लगाई गई। कुछ लोगों को किया जाता है लेकिन सबको नहीं किया जाता है। आप वहाँ बेसिक चीज़ें लाएं, वहाँ बहुत कमी नहीं है, लेकिन आपको दिखाना होगा कि हम अलग से भी कर रहे हैं, चुनाव जीतने के लिए नहीं कर रहे। क्योंकि वहाँ लोकसभा में बहुत सारे सीट हैं बंगाल के पास, और इसके बाद तो जब जनगणना, इसीलिए तो बीजेपी नहीं करवा रही है। उसके पीछे भी राजनीति है कि जनगणना कराएंगे तो कहाँ पे ज़्यादा सीट्स आ जाएंगी, और उसके ऊपर डिलिमिटेशन होगा। जो अभी 545 समथिंग है वो चेंज होगा, सीट्स बढ़ेगा जनगणना के आधार पर, इसलिए वो सेंसस नहीं करवा रही है। सेंसस भी इस बार राजनीतिक हो गया है। तो लोगों को समझना होगा, मोदी जी को समझना होगा कि 2024 का चुनाव आप लोग के लिए कठिन है। नॉर्थ ईस्ट जीत जाने से पूरा कुछ नहीं होता है। नॉर्थ ईस्ट में लोकसभा के लिए सीट से गिरते हैं। ये हमने मान लीजिए आज ये घोषणा कर रहे हैं, एक तरह से बिगुल बजा दी है कि 2024 में जो चुनाव है उसकी तैयारी आप लोगों को कैसे करनी है। आप लोगों को स्ट्रैटेजी बदलने की ज़रूरत है। आप लोग जिस स्ट्रैटेजी पे चल रहे हैं वो विफल हो जाएगा। हम बहुत ज़्यादा बोल देते हैं, इसलिए हम नहीं बोलना चाहते। हम भविष्यवाणी भी करते हैं। तो हमने भविष्यवाणी किया था कि अगर मान लीजिए अदानी डूब जाते हैं तो बीजेपी 2024 का चुनाव हार जाएगी। लेकिन ये भी भविष्यवाणी किया कि 19/10/2023 तक अदानी दोबारा नॉर्मल हो जाएंगे, उसी लेवल को टच कर लेंगे। और अभी सबसे ज़्यादा विदेश की फंडिंग आएगी अदानी को। जो लोग ये कहते हैं कि अदानी करप्ट है, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो व्यापार कर रहे हैं अपने तरीके से, महंगे में खरीद रहे चीज़ें, 10 का चीज़ 100 में खरीद रहे हैं, तो 1000 रुपये कमाएंगे ना। उनका विजन है वो। कोई बंगाल का कोई ऐसा इंडस्ट्रियलिस्ट आप बता दे कि जो 10 का चीज़ 100 में खरीदे और 1000 का सपना देखे। गुजरातियों में वो दम है, वो विजनिस्ट होते हैं उस टाइप के, उतना बड़ा रिस्क लेते हैं। मुंबई एयरपोर्ट खरीद रहे हैं। मुंद्रा पोर्ट जब खरीदा था उन्होंने, कुछ नहीं था वहाँ पे। लोग क्रिटिसिज्म करके चले जाते हैं, जाके देखें मुंद्रा पोर्ट की हालत।
25% कार्गो हैंडलिंग वही कर रही है आज के डेट में। और जब अदानी ने वो पोर्ट ख़रीदा था वहाँ कुछ नहीं था, रेलवे लिंक तक नहीं था पूरे भारत के साथ। उन्होंने सारी चीज़ें बनाई हैं ग्राउंड से, ज़ीरो से। तो इनकी विज़न होती है। आप लोगों में नहीं है एक्यूमेनशिप, आप लोग सिर्फ राजनीति कर पाते हो, तो उनको क्रिटिसिज्म मत करें। जो जिस काम के लिए बना है वो करें। इसीलिए महुआ मोइत्रा कहें क्यों इतना अच्छी हो जाती है, क्योंकि वो एक ऐसे बैकग्राउंड से हैं, वो इन्वेस्टमेंट बैंकर थी। उन्होंने कई साल नौकरी की है, JP मॉर्गन चेस जैसी कंपनी में वो नौकरी की है, VP के पोस्ट से। उन्होंने इस्तीफ़ा दिया लंदन में 2009 में। तो मतलब उनके पास एक है, तो उनको समझ आता है। वो जब संसद में खड़े होकर बात करती हैं कि अदानी ने ये वाली चीज़ की, हमें इस दिन से मैं बोल रही थी ये बात को और किसी ने सुना नहीं, तो फिर ये नौबत नहीं आती लोगों के 100 करोड़ 1000 करोड़ नहीं डूबता। तो भैया देखो, मतलब महुआ मोइत्रा जी को बोलेंगे वो तो भैया नहीं है, बहन जी है। देखिए बहन जी, ऐसा नहीं है, आपको भी पता है, हमें भी पता है कि आप कितनी समझदार हैं, हम कितने समझदार हैं, और अदानी साहब कितने समझदार हैं। वो व्यापार करने बैठे हैं। शेयर मार्केट आपने नहीं खड़ा किया, मोदी जी ने नहीं खड़ा किया, अदानी जी ने नहीं खड़ा किया। शेयर मार्केट को सेबी चलाती है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, NSE जितने भी उसी के रूल्स एंड रेगुलेशन से चलते हैं। हाँ, हमारे जैसा आदमी तो उसको सट्टा बाजार ही बोलेगा, लेकिन बाकायदा कानूनन है वो। जैसे लॉटरियाँ आप खिलाते हो, वैसा मान लीजिए शेयर मार्केट है, वहाँ भाव ऊपर नीचे होता रहता है। अदानी ने उसको ऊपर नीचे नहीं किया है। कोई खरीद रहा है, कोई बेच रहा है। अदानी के पास मान लीजिए 75% शेयर है, मोटे मोटे तौर पे हम बता रहे हैं। मान लीजिए कंपनी है, उनकी खुद की होल्डिंग्स मान लीजिए 75 है, 25% उन्होंने मार्केट में डाल दिया, 25% में ट्रेडिंग हो रही है। वो ट्रेडिंग अदानी थोड़ा ना कर रहे हैं। बोले हमें तो पता था अदानी ऐसा कर रहा है। आप झूठे आरोप लगा रहे, मिथ्या आरोप लगा रहे, आप गुमराह कर रहे हो आम जनता को। आप पढ़ी लिखी हो, बाकी लोग पढ़े लिखे नहीं, लोग आपकी बातें सुनेंगे कि नहीं महुआ मोइत्रा तो ये बोल रही थी यार, वो तो पढ़ी लिखी हैं। BJP वाले वैसे भी पढ़े लिखे तो हैं नहीं, उनको धंधा तो आता नहीं होगा, वो तो इकोनॉमिस्ट है भाई अर्थशास्त्र और गणित में उन्होंने ग्रेजुएशन किया है, वो भी USA से, मैसाचुसेट्स। तो भाई आप झूठ ना बोलें। व्यापार आपको भी समझ में आता है। आपने किसी समय में इन्वेस्टमेंट बैंकर थी, मतलब वो पैसा देती थी। इन्वेस्टमेंट बैंकर वो होते जो पैसा दूसरों को देते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, किसी को लगाते हैं, मतलब ऐसी कंपनी वालों को देते हो आप लोग। तो आपका यही काम था। तो क्या आप वो मूंगफली बेचने वालों को दोगे क्या पैसा? एयरपोर्ट जो मुंद्रा पोर्ट लिया, मुंबई एयरपोर्ट लिया, वो क्या आपके मोहल्ले में जो मूंगफली बेचता है महुआ मोइत्रा जी, आप उसको दोगे? और वो पैसे से खरीदे हैं हम लोगों ने, हज़ारों करोड़ों रुपए की बोली लगी है और बाकायदा ईमानदारी से पैसा दिया है। एलिगेशंस उतना लगाएं जितना सही हो। तो ऐसा नहीं है कि अदानी करप्टेड है, ऐसा कुछ नहीं है। विदेशी लोग पैसा डालेंगे अदानी के ऊपर, उसकी कंपनी में दोबारा। हमने भविष्यवाणी कर दी है और उससे ज़्यादा तो रिटर्न्स आने लगे, मतलब लोग पैसा लगाने लगे। ये उन्होंने शॉर्ट सेलिंग की थी। मुझे हिंडनबर्ग कंपनी है, नितिन एंडरसन ने किसी क्लाइंट के लिए काम किया, उनके क्लाइंट ने उसको शॉर्ट सेल किया था। भाई 4000 का वैल्यू था, उसने बोला था 80% कर जाएगा, माने 32 माने 800 बचेगा, 800 रुपये शेयर वैल्यू बचेगा। तो उन्होंने होगा शायद 800 के वैल्यू में उन्होंने किया होगा, शॉर्ट सेल किया होगा। बॉन्ड्स लेते हैं USA में, शेयर्स नहीं जाता है, क्योंकि इंडिया का शेयर सिर्फ इंडिया में ट्रेड होता है, वहाँ से बॉन्ड्स के थ्रू पैसा आता है। तो उन्होंने शॉर्ट सेल किया, उन्होंने जुआ खेला और उन्होंने बताया कि ये ऐसा है। देखिए हमारे देश में अगर बिज़नेस करते हैं हम लोग, उसमें थोड़ा बहुत अलग मैंने 19-20 चलता है। यहाँ पे उसको क्राइम नहीं बोलते हैं। अभी भी ब्लैक मनी रोटेट होता है। और हम सीधा सीधा अगर इकोनॉमिक्स की बात करें तो हर इकोनॉमी में, चाहे सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं हो रही कि हिंदुस्तान ही करप्ट है, हम आप लोगों को लगने लगे, नहीं, पूरे दुनिया में हर जगह हमेशा कम से कम 30 से 40% ब्लैक मनी रोटेट होता रहता है। मोदी जी नहीं ख़त्म कर पाएंगे, वो एक अलग विषय है। तो वो अगर उन्होंने ऑफशोर से, मॉरिशस से पंप भी किया तो उसके ट्रेडिंग के तरीके होते कि उन्होंने जब देखा कि शेयर वैल्यू गिर रहा है, उन्होंने 1000 करोड़ लगाए, शेयर्स खरीदे, फिर जब अच्छा मार्किंग आ गया अपना पैसा वापस ले लिया। उसको पंप करते रहते हैं, फ्लेट मैंने जिंदा रखने के लिए।
थोड़ा बहुत किया, बाकी लोग उसी बहाव में बह गए, क्योंकि सबको आज पैसा बनाना है। अदानी साहब कोई चोरी नहीं कर रहे हैं, उनके बाकायदा सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, सारी चीज़ें वो कर रहे हैं, धरातल पे है। किसी और को भी कमाना था तो उन लोग शॉर्ट सेल करके ही कमाते हैं। उन लोग बियरिश है, इन लोग जो होते हैं गुज्जू मारवाड़ी लोग, इन लोग बुलिश होते हैं, और इन लोग एक होते हैं मंदावड़ी है जिसको कहते हैं इन लोग के टर्म्स में, इन लोग बियरिश हैं। ये जो शॉर्ट सेल किए हैं नेथन एंडरसन, तो इन लोगों ने उसको शॉर्ट सेल किया। उसको इन लोग झेल पाते हैं कि नहीं झेल पाते हैं, उसके ऊपर है कि आप कितने बड़े दिग्गज हो। जब देखा कि अदानी साहब ने वो एफपीओ निकाले थे, उसका पैसा वापस कर दिया, बोले कि नहीं यार भरोसा जीतना है, इन लोग गुजराती हैं, बिजनेस का इनको अच्छी पकड़ है। बोला कि जब भरोसा जीतना है तो पैसा वापस कर दो। सबसे पहला टके की बात, इन लोग टके टके पे बात करते हैं। तो उन्होंने बोला पैसा वापस कर दो, पैसा तो रोज़ कमा लेंगे, आगे भी कमा लेंगे, भाई पैसा वापस कर दो, पैसा कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और सबको पता है कि भाई चुनाव आ रहा है, अदानी डूबे तो पूरी बीजेपी डूब जाएगी, क्योंकि साथ मोदी जी की भी उसमें जाएगी। तो वो सारे, इसलिए हमने सबसे पहला वीडियो सोरोस पे बनाया, जॉर्ज सोरोस पे इसलिए बनाया कि भाई सारी चीज़ें वहाँ से चैनलाइज हो रही हैं। पहला वीडियो जॉर्ज सोरोस का बनाने का मतलब ही ये था कि हमने नेथन एंडरसन पे नहीं बनाया, सीधे कोई नहीं बात करता है, हम भी सीधे बात नहीं करते हैं, तो इसलिए ये वाला वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़ गई। 3 बनाने के बाद चौथा विश्लेषण पे, कि भाई वो सारी प्लानिंग के तौर पे किया जा रहा है, सारे एक ही गुट के लोग होते हैं, कोई अलग नहीं होता है। आपको किसी ने जॉर्ज सोरोस बोला, हमने जॉर्ज सोरोस पे चलो वीडियो बना दी, लेकिन हमने जॉर्ज सोरोस को भी टारगेट क्यों किया, नेथन एंडरसन को क्यों नहीं किया, वो भी सोचने वाली बात है। हुआ काम नहीं हुआ, उन लोग कर नहीं पाए, बात ख़त्म हो जाती है। अदानी साहब खड़े हो जाएंगे, और यही लोग, भाई उस जगह में भी 2 तरह के लोग होंगे ना, विदेश में भी 2 विचारधाराओं के लोग होंगे। एक जॉर्ज सोरोस, नेथन एंडरसन जैसे लोग, दूसरे टाइप का सोच रखता है, तो उन लोगों ने देखा नहीं यार ये तो अच्छी बात है। भाई आप सोचें कि भाई वही विदेशी लोग अब पैसा डाल रहे हैं अदानी जी के कंपनी में, हमसे पूछ के थोड़ा ना, हमारा वीडियो थोड़ा ना देख रहे हैं। हमारे जो ज्योतिष चैनल बनाया है हमने, प्रैक्टिकल ज्योतिष फॉर यू, सॉरी प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी फॉर यू, वो तो कोई देख नहीं रहा है विदेश में कि भाई वो वाले चैनल में इसने बताया है अडानी को, नहीं, उन लोग अपने बुद्धि से चल रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान में इकोनॉमिक क्राइसिस आती है, पाकिस्तान $2 बिलियन मांग रहा है, अरब कंट्रियों से किसी ने ढेला नहीं दिया। वही यूएई ने अदानी साहब को बुलाया, $2 अरब दिया। ऐसा नहीं है कि यूएई का और मोदी जी का बहुत अच्छा रिश्ता है, तो मोदी जी ने बोला मेरे भाई है, ये छोटा भाई है, इसको पैसा दे दो। व्यापार ऐसा नहीं चलता है। और अरब के शेख हैं सब, उनके पास अपनी खोपड़ी है, उसी से वो खाना खाते हैं, मोदी जी के बुद्धि से नहीं चलते हैं। जब मोदी जी से दोस्ती कितनी भी हो जाए, व्यापार व्यापार होता है। हमारा भी मित्र होगा तो व्यापार करेगा तो अपने बुद्धि से करेगा, हमारे पास सलाह लेने आएगा, बाबा जी अब बताएं ज्योतिष के बारे में, लेकिन वो करेगा वही। ऐसा नहीं कि लोग आके हमारे चरणों में सारे धन रख देंगे, बाबा जी आप जहाँ बोलेंगे हम लगा देंगे, ऐसा नहीं होता ना। ऐसा अगर हमारे साथ नहीं होता, मोदी जी के साथ भी नहीं होता है, अदानी साहब के साथ भी नहीं होता है। भाई दूर क्यों जा रहे हैं, अनिल अंबानी को भी तो मौके मिले थे राफेल में कंपनी के खोलने की, कहाँ वो चल पाए, उसमें मोदी जी की गलती नहीं है। 100 लोग थे जिन लोगों को वो टेंडर भरने को मिला था, जो सफल हुए वो चल रहे हैं राफेल के साथ, जो नहीं वो चले गए। भाई कोई आपको उंगली पकड़ के वहाँ तक ले जा सकता है, चलना तो आपको ही पड़ेगा ना। स्कूल में हमने भी पढ़ाई की, हमारे साथ हमारे मित्र भी थे, तो आज वो हमसे बेहतर पोजीशन में है, लेकिन ज़रूरी थोड़ा ना कि वो हमसे बेहतर अंग्रेज़ी बोलते होंगे या बेहतर हमसे हिंदी ही बोलते होंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको स्वयं से हिंदी इंग्लिश सब कुछ सीखना पड़ता है, कोई सिखा नहीं देता है आपको खाना स्वयं से खाना पड़ता है, कोई और आके आपके मुंह में निवाला डाल नहीं देता है, चाहे वो आपका रिश्तेदार नहीं आपका भाई हो। चीज़ें जब विश्लेषण करते हैं तो वो समझना सबके लिए ज़रूरी है कि महुआ मोइत्रा उतना सिखा रही उतना ना सीखें आप लोग। वैसे राजनीति नहीं करनी चाहिए, पहले तो महबूबा जी को भी समझना पड़ेगा,
और बीजेपी वालों को भी समझना पड़ेगा कि आप लोगों को समझना होगा कि आप लोग हिंदी मीडियम से हो। हम आप लोग को सम्मान वाली बात नहीं कर रहे। महुआ मोइत्रा जी समझा रही कि आप लोग हिंदी मीडियम से हो, हम अपनी बात नहीं कर रहे। वो जब सदन में बोलती हैं तो वो जान के वैसा बोलती हैं। वो कोट करती हैं तो किसी जर्मन ऑथर को कोट करती हैं, फिर प्रेसिडेंट को कोट करती हैं। इन लोग पढ़े लिखे लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं, तो इन लोग को पता है कि कैसे कंपेयर करके मारना है लोगों को। वो बताती है कि देखो मैं यहाँ पे भी खड़ी हूँ, मैं यहाँ पे भी खड़ी हूँ, आप कहीं नहीं खड़े, मैं ये भी कर लूँगी। वो हरामी शब्द भी इस्तेमाल कर लेती हैं। ऐसा नहीं कि उनको हिंदी नहीं आती है। उन्होंने टीवी 18 ना किसका नाम बोला, बोले ये तो सब बीजेपी वाले चैनल है। हम लोगों को इंटरव्यू वाला मैंने जो बता रही थी वो संसद से बाहर निकल के कि इनको तो मैं इंटरव्यू दूंगी ही नहीं, ये सारे बीजेपी वाले चैनल है। हिंदी में बोल रही थी वो बाकायदा। तो उनके अंदर का भी आक्रोश दिखता है कि ये चैनलों को मतलब वो सेग्रीगेट करती है कि हिंदी वाले चैनल हैं, ये सब बीजेपी के सपोर्टर वाले चैनल हैं। अब तो एनडीटीवी भी अदानी साहब ने खरीद लिया, तो अब बचा कुछ नहीं है। तो भाई एनडीटीवी खरीदना एक स्ट्रैटेजी है, मान रहे बीजेपी की स्ट्रैटेजी है, चुनाव लड़ना है, जीतना है। रवीश कुमार को निकाल दिया क्योंकि रवीश कुमार बहुत ज़्यादा ही बोलते थे मैक्सेस से जीतने के बाद, तो मतलब बहुत ही खतरनाक हो गए थे उनको लगता है। तो ठीक है, अच्छी बात है, आप मैक्सेस से जीते, आपको आता है, आप निचले वर्ग से जो लोग हैं उनको उनके लिए साउंड आवाज़ बनते हो, अच्छी बात है। पत्रकारिता अच्छी है आपकी, सारी चीज़ें अच्छी हैं। आप क्रिटिसिज्म करते हो तभी मोदी जी भी कुछ करते हैं, कोई बुराई नहीं है, सारी चीज़ें अपनी जगह। लेकिन राजनीति तो राजनीति भाई, यहाँ पे देखना पड़ता है। रवीश कुमार के जैसे तो नहीं ना कि आपने सुबह उठे अपना करें, खाएं पिए, अपना तो पकड़ाएं। राजनीति जो आदमी करता है वो पैसे के लिए नहीं करता है, या पैसे के लिए तो करता है लेकिन वो अपने अकेले के लिए, स्वयं के लिए नहीं करता है। उसको देखना रहता है बहुमत। इसीलिए बोलते हैं ना कि राजनीति इसे मैंने टू साइडेड सोर्ड, क्यों, दो धारी तलवार है। वो दो धारी तलवार राजनीति इसीलिए है कि वो आपका गला भी काटती है, सामने वाला का भी गला काटती है। आप सोचोगे कि नहीं आपने कोई चीज़ बनाया ही नहीं, करा ही नहीं, आप कानून बनाते हो, आपने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, तो कॉन्स्टिट्यूशन में आपने अपने हाथ पहले काट लिए। ऐसा होता है, ये राजनीति है। इसलिए कहते हैं ना राजनीति उतना आसान नहीं होता है। वो एक ऐसी कुर्सी है जिस पे बैठ के किसी को मज़ा नहीं आता है, और लोगों को, बाहर वाले को लगता है कि बहुत मज़ा आ रहा है। बिल्कुल मज़ा नहीं आता है। एक समय में एक कोट था, मतलब कोट तो नहीं, किसी यानी अच्छे आदमी ने बोला है, और वो आदमी कोई और नहीं, मुकेश अम्बानी है। कि मुकेश अम्बानी का कहना है कि उनके पिताजी ने उन लोग को एक सीख दी थी, अब याद नहीं आ रहा कहाँ बताया था मुकेश अम्बानी जी ने, कि उनके पिताजी ने सिखाया था कि अगर आप बिजनेसमैन हो, तो अनिल अंबानी के संदर्भ में उन्होंने कहा था कि अगर आप बिजनेसमैन हो तो आपको लाइमलाइट से हमेशा दूर रहना चाहिए, क्योंकि बिजनेसमैन अगर बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में आए तो उसको दिक्कतें आती हैं। बिजनेसमैन को कम बोलने वाला होना चाहिए, लाइमलाइट में कम आना चाहिए। वो राजनीतिक के लिए होता है या फिल्म स्टार के लिए होता है, बिजनेसमैन के लिए नहीं होता। अनिल अंबानी क्या थे, बहुत ज़्यादा ही सोशल हाइपर में रहते थे, उनकी वाइफ भी वैसी है, फिल्म स्टार बैकग्राउंड से, फिल्म लाइन बैकग्राउंड से, तो उन लोग को मीडिया बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके विपरीत जैसे आप अदानी साहब को देखोगे, मीडिया में एकदम नहीं है, बहुत कम बोलते हैं। वो एक अच्छे बिजनेसमैन का निशानी है। फिर उनकी फैमिली अच्छी है, ऐसा नहीं है भाई। महुआ मोइत्रा जी जो बोल रही हैं वो बिल्कुल नहीं है, तो ऐसा करके तो वो जीतेंगे नहीं, ऐसे करके वो और नुकसान करेंगे। तो मुद्दे पे आते कि हाँ भाई, वो पहली बात तो अदानी साहब के ऊपर जो एलिगेशंस लगा रहे वैसा कुछ है नहीं, तथ्यहीन बातें। देखो शेयर मार्केट जो है वो सरकार के निगरानी पे चल रहा है, वो कोई अदानी या अंबानी या कोई और नहीं चला रहा, या इन्फोसिस भी नहीं चला रहा, कोई नहीं चला रहा। मतलब किसी का हम नाम ले ऐसा कुछ नहीं, पूरा शेयर मार्केट बहुत बड़ा मार्केट है। अदानी अंबानी और बाकी कुछ गुजराती लोग उसमें कितना परसेंटेज रखते होंगे, 100% थोड़ा है वो पूरे शेयर मार्केट का। और पूरे इंडिया का बिजनेस गुजरात नहीं है, आप लोग उसको हाईलाइट कर रहे हो, वो गलत बात है। इंडस्ट्रियलाइजेशन के मामले में तो तमिलनाडु बहुत ज़्यादा है, हमारे हिसाब से सबसे ज़्यादा टेक्निकल हैंड्स वहीं हैं, और सबसे ज़्यादा शायद मोटर इंडस्ट्री भी वहीं है, 4 व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग और सब
मैंने मानना पड़ेगा कि तमिलनाडु हैज़ इम्प्रूव्ड अ लॉट, और वहाँ बहुत अच्छा खासा मतलब वर्क फोर्स है। वो सिलिकॉन वैली, हैदराबाद, इनको अगर छोड़ दे तो वो एक बहुत बड़ा हब है जिसके ऊपर फोकस जाता ही नहीं है लोगों का। इसलिए तो उन लोग उतने इंडिपेंडेंट हैं तमिलियंस। उन लोग भी एक रेस है जो बहुत ज़्यादा हल्ला नहीं करती है, और उससे उनको फ़ायदा होता है। उनका एक नियम होता है जो हम मानते हैं, पता नहीं कितना सही है कितना गलत है, हमारा विश्लेषण हम दक्षिण की तरफ उतना फोकस करते नहीं है, कि वहाँ से कोई भी चुन के आता है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, एक बार एक जीतती, एक बार और जीतते हैं, लेकिन इन लोग अपना डेवलपमेंट कभी नहीं रोके। सोच से इन लोग बहुत ज़्यादा रेवड़ी बहुत बांटते हैं, लेकिन वहाँ पे चीज़ें बेटर हैं, मतलब बाकी हिंदुस्तान से। साउथ में जितना आप जाएंगे डीपली, उतना नॉर्थ से चीज़ें बेहतर हैं। भाई हम नॉर्थ में तो रही हैं पूरी ज़िंदगी, और देखा भी है हमने कि भाई नॉर्थ में चीज़ें जितनी जिस लेवल की हैं, यहाँ से अगर आप ट्रेन में बैठेंगे, आप अगर नॉर्थ इंडिया के किसी भी ट्रेन में बैठोगे, आप साउथ के लिए जाए, मान लीजिए कि चेन्नई एक्सप्रेस में बैठे, कोई माने नॉर्थ से कोई ट्रेन चेन्नई जाती है, चेन्नई एक्सप्रेस तो नहीं, तो नॉर्थ वाली कोई ट्रेन मान लीजिए चेन्नई जाती है, तो आप जब उस ट्रेन में बैठोगे तो यूपी एमपी में आपको दिखेगा कि अलग टाइप का आबादी घुस रही है, किसी भी कंपार्टमेंट में घुस जा रही है, महिला कंपार्टमेंट में पुरुष घुस जाते हैं। ये हमारे बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश यहाँ तक चलता है। जैसे ही महाराष्ट्र आता है, पुलिस महिला कंपार्टमेंट से खदेड़ के उनको बाहर कर देती है। वो नॉर्थ बेल्ट में यहाँ नहीं समझ में आता है, वो महाराष्ट्र से समझ में आने लगता है। मतलब विचारधारा बदलती है, सुधरती है, उनको लॉ समझ में आता है, महिला कंपार्टमेंट में आपको नहीं चढ़ना है। ये बहुत बड़ी बातें होती हैं वहाँ। फिर वहाँ की जनता सेफ फील करती है ना, महिलाएं सेफ फील करती हैं। तो भाई आप बीजेपी वाले हो, आप लोग लेबल्ड हो, तो आप लोगों को ये छोटी बातें समझनी होंगी कि भाई महुआ मोहित्रा जी क्या बताने की कोशिश कर रही थी हरामी बोल के। आप लोगों को गाली दी है उसने, उन्होंने जो भी बोले, हमसे 2 साल बड़ी है, तो ऐसा है कि आप लोगों को अगर उन्होंने गाली दी है तो कहीं ना कहीं तो कोई बात तो उनको भी खटक रही होगी आपकी। आप लोग अगर सदन में ऐसे छीटाकशी करोगे तो कैसे चलेगा? आप लोग अपनी इमेज ख़राब कर रहे हो ना। वो वीडियो अगर सब लोग देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, बाकी महिलाएं भी देख रही होंगी, तो आप लोग अपना इमेज क्या बना रहे हो? हम तो कहीं पे जान के अपना इमेज ख़राब कर रहे हैं। मान लीजिए कि हमें मालूम है कि उस महिला से हमें झगड़ा करना है, तो हमने उसको ऐसी बातें की कि भाई हमें मालूम है कि हमारा कोई इस्तेमाल करना चाहता है, हमें समझ में आ गया, हम ज्योतिषी हैं, तांत्रिक नहीं है, लेकिन किसी महिला ने हमसे कोई फेवर मांगा, तो हमें मालूम है कि वो आगे जाके फंसेगा, क्योंकि हम भविष्यवक्ता भी हैं। तो हमने उस महिला को ऐसी कोई बात बोली गंदी सी, जो सुन के वो महिला ने हमें गाली दी, चली गई, क्योंकि हमें वैसा करना था। लेकिन हम पब्लिक में वैसा इमेज नहीं बनाएंगे क्या? बाकी महिलाओं से मान लीजिए हम चुनाव लड़ रहे हैं, तो हम क्या अपना इमेज बनाएंगे कि हमारे 50% वोट बैंक, चाहे वो महुआ मोहित्रा के स्टेट से ना आए, मान लीजिए हम हमारे ही शहर में हम ही हैं, चुनाव लड़ते हैं और संसद में एमपी बन के चले जाते हैं। जबलपुर से जीते, बन गए बीजेपी के सांसद बने, दिल्ली में बैठ गए, वहाँ हमने महुआ मोहित्रा को उन्होंने हरामी बोला, हम खड़े होकर उनको 4 गालियाँ दी। हमें बांग्ला आता है, हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, फ्रेंच भी आता है थोड़ा बहुत। हमने उनको बांग्ला में 2 गालियाँ दी, जो बाकी सदन नहीं समझ पाए, लेकिन महुआ मोहित्रा जी समझ गए। या तो हमने फ्रेंच में ही 2 गालियाँ दी, है ना। लेकिन महुआ मोहित्रा समझी और बाकी औरतों ने समझा कि ये इंसान, ये बाबा जी गाली दे रहे हैं सदन में महुआ मोहित्रा को। तो हमने किसको गाली दी? हमने जो गाली दी वो सारे 50% ऑफ द पॉपुलेशन को दी। तो वो जो स्टेटमेंट आप लोगों ने संसद में बाज़ार नहीं खोल कर रखा, भिंडी बाज़ार नहीं है, मच्छी बाज़ार नहीं है, वो औरत है, वो कर सकती है। वो संसद के अंदर भी गाली दे सकती है, संसद के बाहर भी गाली दे सकती है, सड़क पे भी खड़े होकर गाली दे सकती है। वो कानून ने उनको इतनी छूट दे दी है। अब आपको जीतना है तो आप उसको गाली दे के नहीं जीत सकते हो। महुआ मोहित्रा को आप गाली दे रहे हो तो औरतें आपके कंस्टिट्यूंसी के ही आपको वोट नहीं देंगे। हाँ, ओबीसी से आप खड़े होंगे तो वो जीत जाएंगे। आप लोग की बेवकूफ़ी के चलते। आप ये मत बोलिए कि ओबीसी साहब अच्छे थे। महिलाएं बोलेंगी ये कम से कम उनसे तो बेहतर है, जो संसद में गाली तो नहीं देते, जनाब जनाब करके तो बात करते हैं। बोले देखो कितनी इज्जत से बात कर रहे हैं ओबीसी साहब,
कभी भी आप लोगों ने देखा है कि ओवैसी साहब ने अपना आपा खोया है? भाई आप लोगों को सीखने की ज़रूरत है ओवैसी साहब से, जो नाव नज़दीक आ रहे हैं। महुआ मोइत्रा जी चाह क्या रही हैं? वो यही तो चाह रही हैं कि आप लोग सब दिखाओ कि हाँ हम लोग हरामी हैं। वो साबित करके रहेंगी ना भाई। इन लोग का एजेंडा है कि भाई आप लोग हारे, आप लोग अपने घर में हारे। वहाँ महुआ मोइत्रा कैंपेनिंग करने नहीं जाएगी। उनको कहीं ना कहीं टीस तो लगी होगी जब वो गोवा गई थी पर्यवेक्षक बन के 2022 के चुनाव में। उनको टीस बहुत लगी है क्योंकि किसी ने किया होगा कुछ। अब हम तो वहाँ थे नहीं, हम बता नहीं सकते हैं भाई। ये लोग कहीं पे भी चले जाते हैं, इसलिए लोगों को समझने की ज़रूरत है कि इन लोग कहाँ छूट करते हैं। इन लोग अगर संसद में, इनको पता है कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं। हम खासकर ये बंगालियों की बात करते हैं क्योंकि उन लोग की जो राजनीति होती है, इन लोग राजनीति ही खाते हैं, ओढ़ते हैं, सोते पहनते हैं, यही होता है इनका 24 घंटा। इनको और कुछ समझ नहीं आता है। हम लोग कहते हैं कि 2 आदमी में हम लोग एक पार्टी बना लेते हैं। विचारधारा होती है, बोलते कि वो सोच को मानना पड़ता है। वो सोच होती है। राजनीति कोई इंसान नहीं होता, वो एक सोच होती है। तो वो आपको सीखना होगा। आप लोग चाहे पूरा हिंदुस्तान जीत जाए, जिस दिन आप बंगाल में झंडा गाड़ लोगे, आप समझ लेना कि आपका अंत नहीं होने वाला है। बंगाल जीतना आप लोग के लिए सर्वप्रथम उचित है। अरविंद केजरीवाल कुछ नहीं है आपके लिए, साउथ का कोई उतना वो नहीं है, लेकिन बंगाल क्योंकि वोकल है। बाकी साउथ वाले उतना हल्ला नहीं करते कि वो पूरे हिंदुस्तान में असर करे, लेकिन बंगाल जब हल्ला करता है तो ये यहाँ आके हल्ला कर पाते हैं। दिल्ली में उन लोग चिल्ला लेते हैं, उन लोग मुट्ठी भर 4 लोग होंगे, एक लोग भी उन लोग उतना हल्ला कर लेते हैं जो आप लोग 400 लोग मिलकर नहीं कर पाओगे। तो आप लोगों को उनको वैसे करके नहीं मारना नहीं है। राजनीति में मारा नहीं जाता है। आप लोग अपना होमवर्क करें, बोलने का तरीका सीखें, अच्छे लोगों को लगाएं, कोचेस लगाएं, हाउ टू कम्युनिकेट। जैसे हम लोग MBA में करते हैं ना कि कैंपस इंटरव्यू है, उसके लिए तैयारी करते हैं, वाइवा तैयारी कर रहे हैं, रेज्यूम बना रहे हैं। आप लोग भी सीखें, वैसे लोगों को हायर करें। आप लोग सांसद हो, पैसा है आप लोगों के पास, संसद में जाके क्या बोलना है। जैसे प्रशांत किशोर, अब वो क्यों फेमस हो गए भाई? उन्होंने बताया कि भाई ये एक अच्छा मतलब मैनेजमेंट वाला कोर्स है ये भाई, चुनाव इसको कैसे करके मैनेज करना है। भाई आप लोग वो काम नहीं कर रहे। प्रोफेशनल्स को हायर करने में फ़ायदा होता है। वो जब कोई चीज़ करता है तो फ़ायदा होता है। एक नॉर्मल आदमी चीज़ों को जैसा देखता है और हम चीज़ों को जैसे देख रहे हैं, उसमें अंतर आ रहा है। तो आप हमारे पास आओगे ना कि नॉर्मल आदमी से सलाह लेने जाओगे कि 2024 का चुनाव कैसे जीतना है, वो तो बताएगा जाओ महुआ मोइत्रा को उठाओ, सैंडल मारो, उसके जैसे खराब औरत नहीं है। नहीं, ऐसे आप हार जाओगे। वो जिसने बोला वो फिर तुलसीदास के कोट वो दोहे को हम कोट करेंगे, पशु शूद्र और नारी वाला, ये सब तो है ताड़न के अधिकारी। नहीं, ये ना तो AD BC कुछ नहीं है। ये 2024 आने वाला है, ये 23 चल रहा है, तो वो बोल के आप नहीं जीत पाओगे। ऐसे करके नहीं चुप करा पाओगे। उससे आपके ही खुद के वोट बैंक, भले आपको लगेगा कि भाई वो तो वोट देंगी, मेरी माने पत्नी की मित्र हैं, भाई वो आपकी पत्नी को भी नहीं बताएंगी ना कि अब आपके पति कितने बदतमीज़ हैं, उनको हम काहे वोट देंगे। बहन जी देखो कितने बदतमीज़ी से बात कर रहे हैं। भाई यही बात हर जगह लागू होती है। वो आपकी एक सांसद है, नहीं मतलब विधायक है, तो वो क्या कि इंटरव्यू दे रही थी किसी का, तो उसको वो बताने लगी कि अरे मैंने मनोज तिवारी को देखा, वो किसी को मार दिए स्टेज पे ही सीधा सीधा। तो आप लोग पब्लिक में जब कोई भी चीज़ करते हैं, विशेषकर ध्यान रखें कि उन लोगों को, विपक्ष को बोलने का मौका ना मिले, क्योंकि हमारी भी वही मन शैली है। हम यहाँ रहते हैं तो यहाँ हम यहाँ के हिसाब से बॉडी लैंग्वेज है हमारी। ये तो हम यूट्यूब चैनल चालू किए तो इसमें अलग तरीके से बात कर रहे हैं। मार्केट में हमारी बॉडी लैंग्वेज ऐसी नहीं है, क्योंकि हम खुद भी वैसे ही करते हैं। अभी वो संजय पाठक जी के पुत्र अपने जन्मदिन मना रहे थे, केक काट रहे हैं सड़क पे,
तलवार से काटा। 5 तारीख का उनका जन्मदिन है, तो वो कटनी से विधायक है। उनके बेटे पैसे वाले हैं, बहुत पैसे वाले, माइंस का बहुत पैसा है। अब वो यहाँ पे ऐसे ही चलता है भाई, वो रईस है, राजकुमार टाइप के हैं, हाईवे में हर जगह जाके केक काट रहे हैं। तो किसी ने तलवार थमा दी, उसी से केक काट रहे। अब कांग्रेसी लोग को मौका मिल गया। तो ये सब, ये छोटी छोटी बातें ही बाद में फायर बॉल बन जाती है। छोटी सी बात बड़ी हो जाती है, और कब बड़ी हो जाती है समझ में नहीं आता है। ये जैसे होता है ना कि हम लोग यूट्यूब में एल्गोरिथम समझते हैं, यूट्यूब का एल्गोरिथम समझते हैं कि हाँ भाई, एक अचानक से ये वीडियो 10 मिलियन सब्सक्रिप्शन हो जाते, मैंने 10 मिलियन व्यूज़ मिल जाते हैं, किसी का 10 मिलियन सब्सक्रिप्शन है। तो क्यों हो जाता है? एल्गोरिथम क्या होता है? चुनाव भी वही यूट्यूब का एक एल्गोरिथम जैसा है। उसको समझने के लिए प्रशांत किशोर जैसे इंसान चाहिए आपको? नहीं, हम बिल्कुल नहीं। और वैसे लोग बहुत हैं हिंदुस्तान में, बीजेपी के पास पैसा बहुत है। वैसे प्रोफेशनल्स को हायर करें, युवा वर्ग को हायर करें, वैसे लोगों को लाएं जो फील्ड में काम कर सकते हैं। महिला सशक्तिकरण पे काम करे बीजेपी, महिला विंग को स्ट्रॉन्ग करे। अगर बंगाल में जीतना है तो ऐसे आदमी को लाना पड़ेगा जो ममता बनर्जी, महुआ मोइत्रा ऐसी महिलाओं को जवाब दे पाए। बाबुल सुप्रियो नहीं दे पाएंगे। महिला से महिला ही निपट सकती हैं, या लड़ सकती हैं, या जवाब दे सकती हैं। महुआ मोइत्रा जी को हम भी जवाब नहीं दे पाएंगे, देने से चुनाव हार जाएंगे। आप हमें खड़ा करें कृष्णनगर से, डेफिनेटली हम हार जाएंगे, वो ही जीतेंगे। लेकिन उनके बराबरी का कोई कैंडिडेट आपको खड़ा करना होगा महिला से। जहाँ से ये लोग दिग्गज लोग खड़े होते हैं, वहाँ उनसे दिग्गज लोगों को आप वहीं से खड़ा करें। पहली बात तो आपके पार्टी में भी उसके बराबरी के लोग हमेशा होने चाहिए। संसद में भी वैसे लोगों को आप भेजें। भाई श्रीनाथा सुले करके है ना, जो कांग्रेस से हैं, अजीब सा तो नाम है उनका, तो वो भी एक कैरेक्टर है, कतना बोलती है, जिसको चाहे वो बोल देती है। तो अब कुछ समय आ गया है, तो आपको इन सब का विकल्प ढूंढना पड़ेगा। जब तक बीजेपी इन सब का विकल्प नहीं ढूंढेगी, वो दिन दूर नहीं है जिस दिन इन लोग आप लोग को सब्सिट्यूट कर देंगे। ऐसा नहीं है कि पेट्रियार्कल सोसाइटी नहीं है, या पेट्रियार्कल सोसाइटी, ऐसा कुछ नहीं होता है। हम उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा वो नहीं करते हैं। वैसे भी बीजेपी में आधे से ज़्यादा तो बैचलर्स है, बैचलर्स पार्टी है। आप लोग भी ओल्ड टाइमर ही हैं, लेकिन समय परिवर्तित हो रहा है। हर बार आप मंदिर का मुद्दा लेके नहीं जा सकते हो चुनाव में। मंदिर में हमारे जैसा आदमी भी शायद अयोध्या कभी ना जाए। मंदिर तो वही जाता है ना भाई जिनको ज़रूरत होती है भगवान की। हमारे जैसे लोगों के लिए तो राम हमारे मन में बसे हैं। तो मंदिर बोल के आप हम लोग से वोट नहीं ले पाओगे। हम लोग को तो ये लगेगा कि भाई हमारे लिए आपने क्या किया। हमारे ज़िले में महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं, भले ही हमारी शादी नहीं हुई तो क्या हुआ। ये आप लोग की सोच गलत हो सकती है ना भाई। होता है ना कि हम ट्रेन में जा रहे हैं, हमने देखा कि वहाँ ट्रेन में कोई महिला मैंने अनईजी फील कर रही है। महिला कंपार्टमेंट देख रहे हैं हम कि वहाँ कोई भी पुरुष चढ़ रहा है। अब इस उम्र में हम तो उनको कॉलर पकड़ के नहीं उतारेंगे ना, कि हम बैठ के करेंगे तो अच्छा भी नहीं दिखेगा। तो वो लॉ एंड ऑर्डर की जो बाबा जी कर रहे हैं, मतलब योगी जी महाराज कर रहे हैं, वो बहुत सराहनीय बातें हैं। पहली बार महिलाएं यूपी में सेफ फील करने लगी, हर वर्ग की महिलाएं। कुछ लोग तो ऐसे थे कि भाई खुद समाजवादी पार्टी में चले गए, अपनी बहू बेटियों को चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी में छोड़ के गए थे कि भाई यहाँ से हमारे टिकट सेफ है, बहू बेटियाँ सेफ है बाबा जी के यहाँ पे। समाजवादी में सेफ नहीं भाई, उनका कोई दीन है, धर्म नहीं है, वहाँ बहू बेटियों की तो बात ही नहीं होती है। तो वो एक भरोसा सारे जगह में बीजेपी को बनानी होगी।
उस समय भी वो समीकरण समझ में नहीं आ रहा था जब चुनाव यूपी का चल रहा था पिछले बार, मौर्य साहब जीतेंगे, उन्हें मुख्यमंत्री बनेंगे, तो हमने हिसाब लगाया था कि अगर वो बने तो यूपी सत्यानाश हो जाएगा। मोदी साहब ने ये बहुत अच्छा दिखाया कि वहाँ लालच नहीं किया और योगी जी को बनाया चीफ मिनिस्टर। वो एक अच्छी मतलब सोच थी, अच्छा विचार था, क्योंकि वहाँ से 70-80 सीट आना लोकसभा में मायने रखता है, बड़ा सा वो है लोकसभा का सबसे बड़ा सीट्स वहीं से मिलता है, फिर सेकंड बिहार, फिर महाराष्ट्र है, तो समझना होगा। दूसरी बात यह है कि बिहार की हालत बहुत ख़राब है और वहाँ पे आप लोग जो स्ट्रैटेजी लगा रहे हो वो काम नहीं आएगा। नहीं, बिहार हम किसी का क्रिटिसिज्म नहीं कर रहे, हम बता रहे हैं कि मतलब जो आप लोग का विश्लेषण है, आप लोग का फोकस शायद कि अच्छी जगह में है या नहीं है। बिहार में जो कर रहे हैं नीतीश जी वो गलत कर रहे हैं, वो अपने आप को महान दिखा रहे हैं नहीं। पहली बात तो गुंडा राज आज भी है और रहेगा। उन्होंने शराब बंद नहीं किया, उन्होंने सिर्फ वाहवाही लूटने के लिए सीधे तौर पे सरकारी उससे लाइसेंस से शराब बिकवाना बंद कर दिया। तो वो जो पीछे बैकडोर से बिक रहा है दारू, दुगने कीमत में बिक रहा है और उसका पैसा नीतीश जी के जेब में जा रहा है, सीधी बात। मतलब वो बिहार को और ख़राब कर रहे हैं, जिस भी विचारधारा से चल रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। उससे बिहार के लोगों का और अंत में नीतीश जी का स्वयं का होगा। अगर आप दूसरे के लिए भस्मासुर बनते हो तो आप भस्मासुर बन गए हो, मतलब आप अपने आप को एक न एक दिन भस्म करोगे। वो विचारधारा लेके आज के समय में जो इंसान राजनीति करता है वो गलत करता है। हमें नहीं लगता कि मोदी जी ऐसा करते हैं, पता नहीं, लगता तो नहीं है। तो अब नीतीश कुमार जी तो करते हैं, तो वो गलत बात है, पहली बात। दूसरी बात ये कहेंगे कि मतलब आंध्र प्रदेश तेलंगाना में जो भी चीज़ें समीकरण बनी है वो बहुत अच्छी नहीं बनी है। मोदी जी के सपोर्ट में भी जो लोग खड़े हुए हैं वो उनके सपोर्ट में नहीं है, वो अपने आप को बचाने के चक्कर में उनके साथ खड़े हुए, तो वो उनके बहुत अच्छे खैर खा भी नहीं है। उम्मीद करते कि बीजेपी को उस चीज़ को भी शायद ध्यान देना पड़ेगा वहाँ पे। मैंने वहाँ पे अगले इलेक्शन में हो सकता है कि उनको अपने ही दम पे बलबूते पे अकेले ही चुनाव लड़ना पड़े, जो कभी कभार परमिट नहीं हो पाता है, क्योंकि वो गणित तो हम सब समझते ही हैं और उम्मीद करते हैं कि बीजेपी भी समझती है, हाईकमांड समझती है चीज़ों को। ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि राजनीति इसलिए कहलाती है। जगन कैसे हैं, कौन कैसा है, वो सब समझ में आता है। और कुछ लोगों की आदत होती है ना, जो लोग बताते कि नहीं ये बहुत ईमानदार है, तो देखिए राजनीति में ईमानदार कोई नहीं हो सकता, नामुमकिन है, और भ्रष्ट भी कोई नहीं हो सकता। हम ये नहीं कह रहे कि जो ईमानदार नहीं तो वो भ्रष्ट है, वो राजनीतिक है और राजनीति कर रहा है। तो कुछ लोगों का मानना है कि नहीं भाई केजरीवाल जी बहुत ईमानदार है, तो देखो अगर ईमानदार होते तो राजनीति में आते ही नहीं। लेकिन योगी जी के बारे में ये नहीं बोला जा सकता है, उनकी मजबूरियां हो गई कि भाई मठाधीश होते हुए, गोरखनाथ पीठ के वो मठाधीश हैं, तो उसके वो मठाधीश होते हुए भी उनको चुनाव लड़ना पड़ रहा है, क्योंकि वो जो कंडीशन है यूपी की, वहाँ पे अगर उन लोग सत्ता में नहीं आएंगे तो उस जगह में चीज़ों को बचा के रख पाना ही मुश्किल हो जा रहा था। तो सन्यासी को जब अखाड़ा छोड़ के चुनाव में लड़ना पड़े, ये बहुत शर्म की बात है। हमारा मानना है हमारे देश के लिए कि हम लोग किस लेवल में गिर गए हैं कि साधु सन्यासी को चुनाव लड़ना पड़ा है। कोई साधु सन्यासी शौक से चुनाव नहीं लड़ता। हमसे जब हुआ नहीं तो हमने चैनल खोला है, चुनाव लड़ने नहीं जा रहे हैं और शायद कभी नहीं जाएंगे। लेकिन अगर हमें चुनाव लड़ने की ज़रूरत पड़ जाए तो बहुत बुरी बात हो जाएगी। तो हमारा ये चैनल खोलने का कारण ही ये है कि भाई सबको समझना होगा कि सब में खामियां बहुत ज़्यादा आ रही हैं, कि हमारे जैसे इंसान को एक पॉलिटिकल एनालिसिस के लिए चैनल खोलना पड़ रहा है वही 40 की उम्र में आके। नहीं, इसको तो मोनेटाइज तो नहीं कर रहे हैं ना इस चैनल को, तो
पैसा कमाने का तो ये मंशा इसमें है ही नहीं। तो आप लोग सोचो कि आप लोगों में कितनी खामियां दिख रही हैं हमें, कार्यशैली आप लोगों की कितनी ख़राब हो रही है, वो किसी भी पार्टी में हो। क्योंकि एंड ऑफ द डे आप लोग जवाब दें आप लोग की। तो ऐसी बात है कि सिर्फ हम ही नहीं हैं, मतलब एक हिंदुस्तान का बहुत बड़ा धड़ा वो सबसे जवाब मांगता है, उनके पास जवाब होते नहीं हैं। भाई एक समय आता है चीज़ों का कि जब आपको समय के साथ बदलना पड़ता है। आप देश बदल रहे हो लेकिन नहीं भी बदल रहे हो, कोई भी पार्टी का हो नेता, पार्टी से कुछ नहीं होता है। आज बीजेपी है, हो सकता है कल कोई और पार्टी हो, नाम बदल जाए। पहले कहा जाता था जब भारत की आज़ादी हुई तो कांग्रेस बहुत ज़्यादा हिंदूवादी पार्टी थी, विचारधारा उनकी बहुत ज़्यादा हिंदूवादी थी। बाद में समय बदलते बदलते कांग्रेस में हिंदुत्व वाला तत्व रहा ही नहीं। क्योंकि कांग्रेस की अगर हम लोग जन्म देखें तो वो किसी ने खोला जो मतलब आयरिश थी। तो ऐसा नहीं है कि वो जो शुरुआत होती है ज़रूरी नहीं कि वैसे ही रह जाए। वो पेड़ बीज किसी छोटा सा होता है, उसका पेड़ अलग टाइप का हो जाता है। तो इसलिए उसमें बहुत बड़ी बात नहीं है, पार्टी कुछ भी हो सकती है। एंड ऑफ द डे उसको कौन चलाता है और किस विचारधारा से चलाता है, उस समय के परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ता है। तो आप लोग की जवाबदेही आपकी जनता के प्रति होती है। यू आर आंसरेबल टू योर सिटीजन्स, टू योर वोटर्स। हम नहीं हैं, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है किसी वोटर के प्रति या किसी और के प्रति। हम चाहे ये चैनल चलाएं ना चलाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन जब आप लोग जाते हो 5 साल बाद भी भले ही जाते तो हो, 5 साल आपने कुछ नहीं किया, 5 साल बाद जाओगे तो कौन से मुंह लेके जाओगे? आप अपने कंस्टिट्यूंसी के लोगों को तो जवाब दोगे ना, पूरे हिंदुस्तान को भले ही ना दो। और आज के डेट में तो पैसा भी बहुत आता है। तो जब पैसा बहुत आता है, चीज़ें बहुत अच्छी हैं, पढ़े लिखे आज लोग पहले से बेहतर हो गए हैं, तो लोगों को समझना होगा कि भाई चुनाव उतनी आसान चीज़ें नहीं रह गई। लोगों को समझना होगा कि चुनाव अब वैसा नहीं रह गया। अब आप लोग इंटरनेशनल हो गए। आप लोग को अब छोटा, भारत एक छोटा देश नहीं रह गया, भारत एक बड़ा देश हो गया। ज़रूरत है आप लोगों को पूरे दुनिया को लेके चलने की। क्योंकि आप लोग कहीं पे भी बैठ के अगर कोई बात करते हो, जैसे बहुत लोगों का सोच है कि अरे हम लोग तो हिंदुस्तान में हैं, मोदी जी पागल हो गए। अरे उनको जवाब देना पड़ता है अरब्स में। बीजेपी के आधे लोगों को शायद वो पता नहीं है, नीचे से लेकर ऊपर तक। हमने वो चीज़ें सब जगह देखी हैं। सिर्फ मोदी जी की ही बात नहीं करें, बीजेपी की ही नहीं बात, हमारे समाज से ही वो बात आती है ना कि भाई ऐसा क्या है, मोदी जी ऐसा क्यों करने लगते हैं, या हम लोग कैसे चले फिर। भाई आप लोग भी तो गलत हो कहीं ना कहीं। फिर सबको एक ही लाइन और लेंथ में बॉल फेंकनी है, बैटिंग करनी है, फील्डिंग करनी है। एक आदमी बोले स्वच्छ भारत अभियान चलाएं और बाकी सब गंदा करे तो नहीं होता है। आपको सबको वही करना होगा, तब तो जाके एक देश बनेगा। भाई आप लोग नेता बाद में हो, आप लोग इस देश के नागरिक पहले हो। आप अपना भला करोगे, अपने समाज का भला करोगे, अपने देश का भला करोगे। घर से ही शुरुआत होती है। हमारा घर साफ नहीं होगा, गंदगी होगी, हमारा शरीर साफ नहीं होगा, गंदगी होगी, हम बीमार पड़ेंगे। तो ये राजनीति में भी होता है, राजनीति पे भी लागू होती है। इसको नेचर्स लॉ कहते हैं। ये बहुत बड़ा कठिन रॉकेट साइंस नहीं है, उसको समझने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। आप चीज़ें समझें, जब तक समझोगे नहीं तब तक होगा नहीं। सारे लोगों को जो चुनाव आने वाला है 2024 में, किसी भी पार्टी के हो, हमने उदाहरण लिया इसलिए कि भाई वो लोग समझ जल्दी पाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई वो ही विचारधारा गलत है।
कि हमने नाम ले लिया, तो ऐसा कुछ नहीं। हम एक एनालिसिस करते हैं कि वो उसको एक साइड में रखते हैं, उसको नेगेटिव बनाते हैं और उसको पॉजिटिव बनाते हैं। महाभारत में भी गांधारी ने जब पूछा था भगवान कृष्ण से कि ऐसा क्यों किया, आप तो भगवान हैं, माधव है वो, आप चाहते तो हमारे पुत्रों को भी लेके महाभारत का युद्ध लड़ सकते थे, उनको सच्चाई के रास्ते पे चलाते और पांडव लोग असत्य की तरफ चले जाते, लेकिन आपने उनको क्यों चुना और हमारे बच्चों को क्यों नहीं चुना। ऐसा है। तो चीज़ें समझनी होंगी कि भाई सारे लोगों को समझना होगा कि भाई हमने भी एक तरह से काल्पनिक बातें ही की, समझिए, कि हमने किसी एक का पक्ष लिया और उसको दिखाया कि ये नेगेटिव है, बाकी दूसरा पॉजिटिव है। चुनाव हमारे विश्लेषण से नहीं जीतेगी बीजेपी या कोई भी पार्टी, वो आप अपने विश्लेषण से जीतोगे। हमारा बोलने का तात्पर्य ये है कि सबको तैयारी किस तरफ करनी है, समझनी है। हम चाहते हैं कि हर नेता अच्छा हो और हर नेता सक्षम हो। हमारा वीडियो जो जो देखेगा उसको फ़ायदा होगा, अगर वो समझना चाहे तो। बाकी आगे के लिए छोड़ देते हैं, ये एनालिसिस आज ही ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।